अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइव की सुबह में मैं सना फैसल आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमें देख रहे हैं उन सबको मेरा सलाम। और जनाब 2014 जैसा कि आपको पता है कि शुरू हो चुका है और 2014 में क्या नया है क्या पुराना है, लेकिन फिलहाल जो मैं एक नई रिसर्च आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है जो बेड टी लेते हैं। होता क्या है, अमूमन जो भी वालदा हो गई या अम्मी हो गई या वाइफ हो गई या आपकी बेटी हो गई, जो भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, उन्होंने जी ला के आपके पास जो है वो पता है कि जी अब्बू मेरे जो है सुबह सुबह बेड टी लेते हैं या अम्मी मेरी सुबह सुबह बेड टी लेती हैं, या जो भी ला के रख दिया और अब आपको उठाना शुरू कर दिया, जी उठ जाओ। और वैसे ही आपको पता है वैसे कराची में सर्दी होती नहीं है, बट इस टाइम सर्दियाँ हैं और जी आपने उठने में थोड़ी देर लगा दी और क्या हुआ जी, चाय या जो भी आपकी कॉफ़ी है वो ठंडी हो गई। तो जिन लोगों की चाय और कॉफ़ी ठंडी हो जाती है उन्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका में डैन नामी शख्स ने एक ऐसा कप मुतारिफ करा दिया है जो कि काफ़ी टाइम तक आपकी जो भी लिक्विड चीज़ उस कप में होगी, चाय कॉफ़ी या जो भी, उसको एक मुतादिल मतलब एक रेंज तक, उसको एक दरमियानी कैपेसिटी तक उसको गर्म रखेगा और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देगा। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि ये जुलाई 2014 में यानी कि इसी साल 2014 में ये $20 के एवज जो है वो मार्केट में लाया जाएगा। तो है ना ज़बरदस्ती बात। तो अब जिनको जो है वो गरम गरम कॉफ़ी पीने की आदत है या चाय पीने की आदत है वो बिल्कुल परेशान ना हो, वो कप जो है वो अमेरिका से मंगवा लें और गरम गरम चाय पीजिए और मुझे दाद दीजिए। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं बड़ी उम्र के अफराद की। उमूमन होता क्या है, जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं उनमें ये बड़ा एक आम इफेक्ट पाया जाता है कि जी वो अंडा नहीं खाते। बट अब जो नई रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक उन लोगों को बिल्कुल भी अंडा खाना नहीं छोड़ना चाहिए। सुन लें वो बहुएं या वो बेटियां या वो बीवियां जिन्होंने अपने अपने शौहरों का या अब्बू का या जिनका भी ये खाना पीना बंद करवाया, वो ये सुन लें कि अब जो नई रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक अंडा खाना यानी वीक में 6 दिन जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनके लिए अंडा खाना बहुत मुफीद है। जो सैचुरेटेड फैट होता है उससे उसमें इजाफा होता है और वो हेल्दी रहते हैं। तो ये 2 नई रिसर्च थी जो सुबह सुबह जो है मेरा दिल चाहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताई जाएं और उसके अलावा वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, अगर वो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं तो फेसबुक पे हमारा पेज है thelifetv.tv, वहाँ पर जाकर आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है, अपनी अटेंडेंस लगवानी है। जैसे कि मैंने आज आप देख रहे हैं कि मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, यकीनन मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए बैठ के बात कर रही हूँ, बट मैंने अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगवाई है। तो आप भी जो है वो अपनी अटेंडेंस लगवाना ना भूलिए। फेसबुक पे हमारा पेज है thelifetv.tv, वहाँ पर जाकर अपनी अटेंडेंस लगवाइए। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है thelifetv.tv, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराइए। और कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर है तो कोई वीडियो अगर आप भेजना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पर जाकर हमसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रोग्राम के हवाले से बात कर लेते हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम है, आज जो गेस्ट हमने मदऊ किए हैं, पहला जो हमारा सेगमेंट है उसमें हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर पर्सन है जमील फारूकी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत सारे चैनल पे न्यूज़ भी की है उन्होंने, प्रोग्राम भी किया है। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो सच बोलते हैं और आज भी वो जब आएंगे तो कोई लगी लिपटी नहीं रखेंगे और सच बोलेंगे। तो ब्रेक के बाद जो मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वो हमारे एंकर हैं जमील फारूकी, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी। और जो हमारा सेकंड सेगमेंट है, भाई ख़वातीन जो हैं वो मेरा ख्याल है उठ गई हैं और अपने कामों में लग गई हैं, तो वो भी बिल्कुल भी बोर ना हो, उनकी भी जो है हमने ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए आज बुलाया है। ड्रेस डिज़ाइनर हैं और वो किस किस्म के ड्रेस डिज़ाइन करती हैं ये हम आपको उनसे खुद पूछकर बताएंगे, क्योंकि बेसिकली जो मुझे उनके बारे में पता है कि वो फॉर्मल वेयर भी बना लेती हैं, चिल्ड्रन वेयर भी बना लेती हैं, कैजुअल वेयर भी, हर तरह की डिज़ाइनिंग वो कर लेती हैं। बट हम उनसे पूछेंगे किस तरह के ड्रेसेस आप पहनना चाहते हैं, कौन से कलर जो हैं वो आप पर सूट करेंगे, और वो लोग जो दुबले पतले लंबे छोटे या जो भी, वो किस किस्म की ड्रेसिंग उन पर सूट करेगी।
कलर्स कॉम्बिनेशन क्या होंगे और सर्दियों के हिसाब से कौन से कलर जो है वो हमें नज़र में रखकर, जहन में रखकर अपने जो है वो आउटफिट हमें रेडी कराना चाहिए, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। तो सेकंड सेगमेंट में मौजूद होंगी हमारी वो ड्रेस डिज़ाइनर। तो अगर आपके भी कोई सवालात हैं जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक का पेज है thelifetv.tv, वहाँ पर आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। और व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी आर राइट बैक, अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए हैं। उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है एनिमल्स रखने के हवाले से, काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। आज का मौजूद है वो जो 10 मुहर्रम आशूरा को रावलपिंडी इंसिडेंस हुआ, उसके मुताबिक जो सामने हुआ, एक दहशतगर्द टोला है जो अपना काम कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग है। इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दों का एक नहीं कई ग्रुप है, ये काम कर रहे हैं और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं। आशूरा एक हसास दिन है। मेरा सवाल है, आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर हैं कि जो अपने मफादात के लिए सारा सियासी खेल खेलते हैं। हमारे न शियों में न सुन्नी में कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता, कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता। 1, 2, 3, 4 पॉइंट में जाता है ये हम फ्यूचर में भी इस तरह वर्ड करेंगे। हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए 47 तक, हर हादसे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनको सजा दी। क्या जलूस को अहले कशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलादुन नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जलूस शियों के नहीं करते रहेंगे, मिलादुन नबी के जलूस भी होते रहेंगे। मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। आप उससे बात कर रहे हैं, उससे की बात कर रहे हैं। वेलकम बैक टू लाइफ की सुबह। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज हमारे साथ एक सरप्राइज गेस्ट मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिर भी उनके बारे में मैं एक लाइन में बता देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन जमील फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया। अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि मुझे पता है कि आपका काफी टफ शेड्यूल था जिसमें से आपने टाइम निकाला। हम हर वक्त हाजिर हैं, ज़िंदगी को बचाना है, ज़िंदगी को आगे लेके आना है। लाइव टीवी पे हूँ तो आना था। अच्छा जमील फारूकी, ये बताइए जैसे 2014 शुरू हो चुका है, 2013 को जो गुजर चुका है, पाकिस्तान के लिए कैसा रहा ये साल और 2014 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा, आप कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, इसको सिंगल लाइन कोटेशन में तो आप सम अप नहीं कर सकते। 2013 12 महीने पर मुश्तमिल साल था। 12 महीनों में पाकिस्तान के साथ क्या बीती, एक आम शख्स से लेकर एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स सभी जानते हैं। ये भी काबिल ज़िक्र बात है, तब्दीली आई मुख्तलिफ जगहों पर। आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई,
आपके पास एक नया पॉलिटिकल सेटअप आया, आपकी जमहूरियत ने 5 साल मुकम्मल किए, आपका आर्मी चीफ चला गया, आपके चीफ जस्टिस तब्दील हुए, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन इसके साथ साथ 2013 में जिस अंदाज से महंगाई बढ़ी है और हमारी आवाम को जिस अंदाज से महंगाई का सामना करना पड़ा है, आम आदमी ने क्या पाया 2013 में? 2013 में आम आदमी ने सिर्फ 2013 को पाया है। अच्छा, सही। डॉलर की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, और हमारा जो 60% तबका है जिसका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है, वो इंतहाई मुतासर हुआ है इससे। रहा सवाल टेक्नोलॉजी का और सोशल इश्यूज़ का, तो उसमें पाकिस्तान का नौजवान बहुत एक्टिव नज़र आया। सोशल मीडिया पे आप देख लें, इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लें, हम एक एक खबर को उस अंदाज से प्रेजेंट करते हैं जिस अंदाज से शायद प्रेजेंट होने के लिए एक आम आदमी खाम ख्याली में रहता था कि ऐसा कभी हो सकेगा। अब उसको छोटी से छोटी खबर घर बैठे मिल रही होती है। अच्छा, ये खबर पे बात आई तो मैं यही बात करूं कि क्या ऐसा नहीं लगता कि ये खबरें और ब्रेकिंग की दौड़ में आवाम को थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा है, या बहुत ज़्यादा पैनिक फैलाया जा रहा है, खौफ हरास में मुब्तला किया जा रहा है? देखें जी, ज़िंदगी जब से कमर्शियल हुई है और जब से कमर्शियल्स की दौड़ में हम लोग आए हैं, तो उसमें फिर ये ख्याल नहीं रहता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। स्पॉट फिक्सिंग हो जाती है और साथ साथ टीआरपीज़ की दौड़ होती है। टीआरपीज़ की दौड़ में मालिक ये नहीं सोचता कि मैं जो खबर दे रहा हूँ इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा, एक आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका असर क्या होगा, और ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। पिछले दिनों मैं खबर देख रहा था कि फैसलाबाद के किसी इलाके में एक भैंस गटर में गिर गई और वो निकल नहीं पा रही, तो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर एक प्राइवेट मेन स्ट्रीम टीवी चैनल जो है उसको एज ए ब्रेकिंग न्यूज दे रहा था और तकरीबन 15 मिनट तक उसने टीवी पे रखा। समझ से ये बात बालातर थी कि भैंस तो गिर गई, उसको निकालने वाला बंदा अगर गिर जाता तो शायद खबर होती कि भाई कोई बंदा उसको निकालते हुए गिरा। और उस भैंस के गिरने और निकालने के लिए रेस्क्यू 112 की टीम को बुलाया गया। वहां के जो कैटल फार्मिंग के वजीर हैं उनको कॉल की गई, बीपर्स लिए गए। तो ये बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए न्यूज़ एंकर और एक अरसे से इस फील्ड में रहते हुए चीज़ों को जब मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में जो खबर नहीं होती उसको खबर बना के एग्जैक्टली बहुत हाइप किया जाता है। छोटी से छोटी बात को भी खबर बना के बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है, बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है। उसमें आपका स्टेट का जो स्टेक है वो स्टेक पे रहता है। आपको ये पता नहीं होता कि आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को फेवर कर रहे हैं या डिसफेवर कर रहे हैं, या आपका इंटरनेशनली उसका क्या इमेज जाएगा इसका अंदाज़ा नहीं होता। इनके लिए कपड़ों से बालातर होकर और क्या किस तरह के कपड़े तन किए हुए हैं उससे बालातर होकर खबरों को आगे पहुंचाना। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी जाती है, अगर कोई किसी एक खबर के पीछे पड़ जाए, लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं ज्यादती केस जो बीच में बहुत ज्यादा चला था, तो फिर उसको सब पीटना शुरू कर देते हैं। हर चैनल पे फिर वही बात होने लगती है, फिर पूरे साल का जो है वो निकाला जाता है कि जी इस साल इतने वाकयात हुए, ये हुआ वो हुआ, और इवन इतनी बार उसको दिखाया जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि अगर वो खुद, जैसे बच्ची के साथ ये वाकया हुआ था और जिस तरह उस पर गाने लगा के दिखाए गए थे कि अगले जन्म में मुझे बिटिया ना कीजिए, और जिस तरह मतलब ऐसा लग रहा था इतनी बड़ी बात हुई है बट उसको इतना बड़ा कर दिया था कि शायद वो बड़ी होती तो वो कुछ खुदकुशी कर लेती। देखिए, न्यूज़ में एक अहम चीज़ होती है 5Ws, और 5Ws का पता मेरे ख्याल में शायद अगर हम 20 न्यूज़ चैनल्स को उठा लें और देखें कि उनके जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या डायरेक्टर न्यूज़ हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन उस पैराफ्रेम में आती है जो कि पैराफ्रेम रिक्वायर्ड है एक टीवी चैनल को हेड करने के लिए किसी भी शख्स का, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से 70% ऐसे होंगे जो वाकई उस पैराफ्रेम में क्वालिफाई करते हों। तो उन 5Ws का जब उनको पता नहीं होगा तो उनके लिए भेड़ चाल ही सही चाल है। तो जो शख्स जो कर रहा होगा उसको फॉलो करेंगे और वही हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर ये एक अहम जो है इशू की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। मुख्तारा माई का आपने वाकया सुना होगा। मुख्तारा माई के हवाले से जब फ्रंट लाइन प्रिंट मीडिया में ख़बरें आईं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़बरें आईं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जब देखा गया कि उनको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस के लिए नॉमिनेट किया गया, उन्होंने इंटरनेशनली NGO से बहुत सपोर्ट ली, हर जगह उनको अवार्ड मिलते रहे। उसके बाद जब हमारी अपनी ही कोर्ट्स ने उस केस को जाकर देखा डिटेल में, तो पता चला कि वो
कोई वाकया हुआ ही नहीं था, एक प्लान्ड वाकया था, और उसके बाद मुख्तार माई ने किसी से रिवेंज लेना था, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया। तो ये चीजें देखने की होती हैं कि आप खबर को इन्वेस्टिगेट करते हो या नहीं करते हो, खबर की असलियत और उसकी खबरियत को पहचानते हो या नहीं पहचानते। आपने बिल्कुल सही बात कही। उमूमन होता क्या है, क्योंकि ब्रेकिंग की न्यूज हम पहले दे दें, इस दौड़ में हर चैनल इतना आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि खबर की तस्दीक किए बगैर कि आया अगर बम कहीं ब्लास्ट हुआ है तो वाकई बम ब्लास्ट हुआ है या कोई टायर फटा है, फौरन ब्रेकिंग चल जाती है, जी फलां जगह ये हुआ है, फलां जगह ये हुआ है। इवन मैंने देखा है एंकर्स पे प्रेशर भी होता है कि आप इसको भी रखो, थोड़ा खींचो। वो बात वही है ना कि आप एक रेस में हैं और इट्स ए हॉर्स रेस में फिर ये पता नहीं होता कि मेरा घोड़ा जो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इसकी सेहत पे क्या इफेक्ट होगा, ये सेहतमंद रहेगा भी, ये नहीं रहेगा, या अपनी क्रॉस लाइन के पास जाते हुए क्या ये गिर जाएगा या सही सलामत उस लाइन को क्रॉस कर जाएगा। ये सारी चीजें जो है देखने वाली होती है। देखता कौन है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देखता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रिंट मीडिया में एक डिपार्टमेंट होता था, एडिटर ऑफ द प्रिंट डिपार्टमेंट। वो इंस्टीट्यूशन अभी तक टीवी चैनल्स में इस्टेब्लिश नहीं कर पाया है। हमारा जो डायरेक्टर न्यूज़ होता है वो बस इसी दौड़ में रहता है, एक बस चौड़े से खुले एक शीशे के बॉक्स में बैठा होता है जिसके आगे 10 टीवी चैनल्स चल रहे होते हैं और उनमें से वो देखता है कि अच्छा उस टीवी चैनल पे ये खबर आ रही है तो मेरे पास क्यों नहीं आ रही। उसको ये पता नहीं होता कि इस खबर के अंदर खबरियत क्या है, क्या मुझे ये चलानी भी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। उसको खुद नहीं पता कि जहानुमा का मतलब क्या है, लेकिन वो खबर देखता है कि वहां पर जहानुमा का लफ्ज चल रहा है तो हमारे चैनल पे भी चलना चाहिए। उसको पता नहीं होता, वो उर्दू नहीं बोल पाता, वो इंग्लिश में बोल रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। ये यंग मैन, अभी आप देखें हमारे अक्सर टीवी चैनल्स के जो डायरेक्टर न्यूज है या इंस्टीट्यूशंस को हेड जो कर रहे हैं न्यूज डिपार्टमेंट को, वो मोस्टली यंग लोग हैं। ठीक है, अच्छी बात है, यंग ब्लड को आगे आना चाहिए, लेकिन आप में वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि जब आप बैठे हो किसी इदारे को हेड कर रहे हो तो आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि आप अपने इस प्रोफेशन के मेयार को भी मद्देनजर रखें, लोगों के जहनों में मौजूद सवालात को भी मद्देनजर रखें और अपने नेशन का जो इम्पैक्ट है उसको भी इस अंदाज से प्रोड्यूस करें कि सामने वाला ये मत कहे कि ये डेड नेशंस हैं। बहुत से टीवी चैनल मैंने देखे हैं हमारे जिसके ऊपर कंटेंट ऐसा चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि हमने कहीं से इस कंटेंट को अडॉप्ट किया है। मैं टीवी चैनल का नाम लिए बगैर यहाँ पर एक बात करूंगा। आपने एक बहुत ही मशहूर मॉडल को देखा होगा और सुना भी होगा और उनको मुख्तलिफ एड्स और कमर्शियल्स में देखा होगा। मतीरा का नाम मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस टीवी चैनल की बात कर रहा हूँ। अगर आप उनके वार्डरोब को या ड्रेसेस को देखें तो उससे साफ अंदाजा होता है कि हम शायद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ हम शायद वो कौमियत नहीं है जिस कौमियत का प्रचार उस टीवी चैनल के हेड के प्रोग्राम के प्रोमोज में वो करते हुए दिखाई देते हैं कि हम लोग जिन्होंने इस मुल्क को बनाया उसके लिए खून दिया और इतना खून दिया कि आज इसकी आबियारी करनी है। लेकिन जब वो उसके साइड बाय साइड किसी प्रोग्राम में अपने ही एक एंकर को इस तरह के कपड़े पहना के खड़े करते हैं, मेरे ख्याल से ड्रेस और वार्डरोब और कंटेंट वो किसी एंकर के इख्तियार में नहीं होता, चैनल के हेड या प्रोग्रामिंग के हेड के पॉलिसी के इख्तियार में होता है। अगर वो अलाउ करेंगे तो वो चीज चलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगी। वो कॉल ऑफ फेल में तजाद आ गया ना, ये तो कॉल ऑफ फेल में भी तजाद है और इस बात की गमाजी करता है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी नेशन को क्या दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग इस चीज को बड़े ही मुख्तलिफ, कुछ दिन पहले मैंने कॉलम लिखा था इसी पे, तो हमारे लोग कहते हैं कि जी अब पब्लिक जो देखना चाहती है हम वो दिखाते हैं। पब्लिक तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि औरत को बरहना देखना चाहती है, क्या आप दिखाएंगे? सही। पब्लिक तो वो देखना चाहती है जो कि आप अपनी फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते, क्या आप वो दिखाएंगे? तो पब्लिक जो भी देखना चाहती है उसको मद्देनजर रखते हुए एक जवाज बनाकर पेश करते हुए आप वो दिखा दें, तो इससे आप अपने मुल्क और कौम का इंप्रेशन क्या दे रहे हैं। चले मुल्क को साइड पे रख दीजिए, कौम को तो आप मद्देनजर रखें कि हम एक कौम हैं और इस कौम को हमने सही समत में लेके जाना है। अब आप बात करते हैं तालिबान की, आप बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इन चीजों को देखकर पैदा नहीं होगा तो और कैसे पैदा होगा कि जी आप अपने टीवी चैनल्स पे ऐसी चीजें दिखा रहे हैं एक इस्लामिक स्टेट होते हुए और वो इंप्रेशन ऐसा दे रहा है इंटरनेशनली कि जैसे जनाब हम बहुत सेकुलर टाइप की कंट्री हैं, हमारे यहाँ अब वो चीज नहीं रही जो कि आप लोग सोचते थे। ठीक है, आप एंटरटेन करें, लोगों को एंटरटेन करना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, आपने बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करने के और बहुत सारे तरीके हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप एक लिमिट में भी रह के तो एंटरटेन कर सकते हो। बिल्कुल, आप अपनी लिमिट्स में रहें और एडिटर का काम यही होता है, किसी भी जैसे आप वीडियो एडिटर को देखते हैं उसका काम यही होता है कि वो उसको देखता है कि किस चीज में कहाँ क्या लगाना है।
लेकिन उसकी पॉलिसी डिवाइस करने वाला उसके बराबर में खड़ा होता है, उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है या प्रोग्रामिंग हेड होता है जो बता रहा होता है बेटा यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है और इनको आपने लगाना है, यहाँ पर ये इफेक्ट लगाना है। अब वो पॉलिसी मेकर ही नहीं रोक रहा कि भाई ये क्या जा रहा है, तो इसमें उस एडिटर का कसूर नहीं है। सारी बात यह है कि आपने एक जो पैराफ्रेम डिवाइस किया है, उस पैराफ्रेम को यानी कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए पब्लिक के मिजाज को समझना है। बहुत सारे टीवी चैनल्स हमारे ऐसे हैं, बीच में एक भेड़ चाल चली थी कि कुछ भी प्रोग्राम आ जाए, फड्डा दिखाना है, लड़ाई दिखानी है, झगड़ा दिखाना है, इससे रेटिंग आती है, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैं एक प्राइवेट टीवी चैनल के साथ इंटरनेशनल फ्रेंचाइज थी, उसके साथ मैं सड़क किनारे के नाम से शो कर रहा था। फिर एक निजी टीवी चैनल जिसके साथ आप भी एसोसिएटेड थी, वहां पर मैं खबरदार के नाम से शो कर रहा था। उस वक्त जब मैंने ये इस तरह के शोज किए, नंबर ऑफ हिट्स वाज ऑसम। ये बात भी बहुत अच्छी थी कि उस वक्त कराची जैसे शहर में इस तरह के शोज करने का ट्रेंड नहीं था, लोग नहीं करते थे, लोगों ने देखा, बड़े वाइब्रेंटली देखा। फिर एक ट्रेंड ऐसा आया कि हर टीवी चैनल पे उसी टाइप के शोज, लड़कियां हैं तो हाथ में माइक लिए हुए, उनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, एक जर्नलिस्ट में और एक एक्टर में बड़ा फर्क होता है। एक एंकर में और एक्टर में हमें एक बॉर्डर लाइन जरूर खींचनी चाहिए। एक्टर क्या करेगा, एक्टिंग करके उसको सामने प्रेजेंट कर देगा। एंकर या जर्नलिस्ट उसके पैराफ्रेम को देखते हुए, न्यूज के 5Ws को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों को देखेगा, उसके बाद रिसर्च बेस्ड एक स्टोरी प्रोड्यूस करेगा जिसमें वल्गैरिटी नहीं होगी, जिसमें यह चीज नहीं होगी कि किसी का इस्तेहसाल ना हो, जिसमें किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होगा। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर्स आए उन शोज करने के बाद, इवन टीवी चैनल्स के मालकान की तरफ से आए, लोगों की तरफ से आए। बात जगहों पर 100 अगर शोज करता था तो उसमें 60 के ऊपर ऑब्जेक्शन आती थी। फिर जब ऑब्जेक्शन आता था आप उसको किस तरीके से फेस करते? मैं वही बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन आती थी। ऑब्जेक्शन आने की वजह क्या होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लोगों को वो उससे जो है कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, उसको उनको खदशात है कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा। मैं हैरान हूं कि सुल्तान राही टाइप के आज के हमारे एंकर्स और खवातीन एंकर्स उस तरह के शोज भी करके आ जाती हैं, 2-2, 3-3 साल से कर भी रहे हैं और उन्हें होता भी कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने अगर 500 शोज किए थे, 500 में से 400 शोज पर मुझे थ्रेट कॉल्स आई। थ्रेट कॉल्स के बाद मुझ पर डायरेक्ट फायर्स हुए, अच्छा, स्ट्रेट फायर्स हुए, लेकिन हमने किया। बात सारी ये है कि जब आप अपनी ही रिसेप्शन के किसी बंदे को उठा के उसको जाली आमिल बनाएंगे, जाली आमिल बना के उसी के साथ फड्डा करेंगे, उसके बाद पेश कर देंगे। ये वाकई ये बताएं, ये अपनी आवाम को धोखा देना नहीं होता। आप मतलब दिखाते हैं रियलिटी हो, बट वो बेसिकली री-एनैक्टमेंट्स होती हैं, सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के चक्कर। और आप लिखते नहीं हो, ड्रामेटाइजेशन और री-एनैक्टमेंट नहीं लिखते हैं। अच्छा, अब इस चीज को देख लें, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आप ही के जिसमें आप काम करती थी टीवी चैनल में, उसी पे ही एक शो शुरू किया। मुझे उन्होंने टैग किया उसका फ्रंट पेज कि भाई मैं एक रियलिटी बेस्ड शो कर रहा हूं। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, चलो इस लॉट में एक अच्छा घोड़ा भी इस रेस में आ गया। तो मैंने जब वो शो देखा, गलत को गलत कहना जरूरी है, सही, ठीक है। अगर आप गलत को सही, हिम्मत भी होनी चाहिए ना कि आप गलत को गलत कहो। कुछ लोग मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर रहे थे, बट दिल में कह नहीं पाते। अगर आप गलत को सही दिखा देंगे तो उसको सही दिखाने से वो सही नहीं हो जाएगा और खराब होगा। मैंने देखा उसमें कि 4 उसके सेगमेंट्स थे, चारों सेगमेंट्स में पुलिस ने 4 मुख्तलिफ एक्टिविटीज की, ठीक है। एक एक्टिविटी में एक उसको फोन कॉल आती है कि जी मेरी गाड़ी छिन गई है। अब पुलिस वाले इतने एक्टिव हैं, फौरन मोबाइल अपनी निकालते हैं, भागते हैं पीछे, और नाका लगता है, नाकाबंदी होती है, वहां पर उसको रोका जाता है, उसके बाद उसकी गाड़ी रिकवर की जाती है, रिकवर करके मालिक के हवाले कर दी जाती है। मुझे हंसी आ गई। ठीक है, हो सकता है एक आम आदमी के लिए बड़ा ही थ्रिलिंग किस्म का शो। मैंने कहा भाई ये रियलिटी शो है? कहता हाँ। मैंने कहा मैं 100 कॉल्स करता हूँ 15 पे, गाड़ी चोरी की 100 कंप्लेंट लिखवाता हूँ, तुम्हारे सामने आ जाओ, टीवी पे कर लो इसको शो। और अगर एक पे भी मुझे रिस्पॉन्स ना आया तो तुम गलत मैं सही, और अगर एक पे भी आ गया तो तुम सही मैं गलत। उसकी रीजन है ना, आप गलत को गलत नहीं दिखाओगे तो वो सुधरेगा नहीं। आपको गलत को गलत दिखाना है। आपको ये नहीं करना कि जी मैं अगर इसको अच्छा दिखा दूंगा तो लगेगा कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। सही। रास्ते में खड़ी हुई 10 मोबाइल्स को देख लें, आपको पुलिस वालों की परफॉर्मेंस का अंदाजा हो जाएगा।
आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी हमारी अलर्ट पुलिस फोर्स हो गई है, एक कॉल पे आ गई और रिकवर भी हो गई, रिकवर भी कर लिया, मुझे ऐसा लगा हैंडओवर भी कर दिया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि मैं रेस्क्यू 915 अमेरिकन जो है शो देख रहा हूँ। मैंने उसको कहा भाई बड़ा अच्छा ड्रामा बनाया तुमने, ये प्रोग्राम नहीं है रियलिटी बेस्ड, इसको ये क्या लोगों तो आवाम भी, मतलब आजकल की हमारी जो आवाम है वो भी इतनी शार्प हो गई है कि वो फौरन कैच कर लेती है क्या रियल है, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं। अगर इसमें से कितने लोग होंगे जिनकी अपनी गाड़ियाँ इस तरीके से चोरी हो गई और फिर नहीं मिली, वो तो साफ देखते ही बोलेंगे तो फेक है, हम अभी तक जो है वो चक्कर काट रहे हैं और ये और वो तो फटाफट पहचान। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आई हैव माई ओन फैन क्लब, ठीक है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, जब भी मुझे मिल रहे होते हैं तो मुझे कहते हैं सर आपने वो क्यों छोड़ दिया, आपने थ्रिलिंग किस्म के। मैंने कहा भाई बात सुनो, मैं करता था रियलिटी पे जाके लड़ता था लोगों से, फाइट करता था, एक शो की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे 20-20 दिन लगते थे। मुझे पता है कि मुझे वो चीज निकाल के लेके आनी है, उसके ऊपर मुझ पर केसेस हुए हैं, $2 बिलियन के केसेस हुए हैं। अच्छा। ये बंदा ये है। मैंने कहा उसका इम्पैक्ट कुछ और होता था। आज आप लोग मुझे इज्जत से मिल भी रहे होते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं कर रहे, जो लोग और कर रहे हैं आप उनसे क्यों नहीं मिलते। उसका जवाब मुझे सिर्फ यही मिला कि सर वो तो हफ्ते में 4 दिन शो होता है और चारों ऐसा लग रहा होता है कि एक ही टॉपिक को रगड़ा जा रहा है। वजह एक ही जगह से बंदे को उठाना, ड्रामेटाइज करना, 4 सेंसेशनलाइज करके प्रोड्यूस करके पेश कर देना। अच्छा, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल आपकी बात यहाँ पे काट रही है, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्त, जोरदार, धमाकेदार किस्म की जो बातें हैं वो जमील फारूकी से जारी हैं और अभी ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे और ये जो केसेस की बात कर रहे हैं इस हवाले से कुछ जानेंगे, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए लाइव की सुबह। My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स वहाँ पे ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया है। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है।
पेशेंस डेवलप करें, अपने अंदर भी अपनी कौम के अंदर भी बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप करें। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक टू लाइव की सुबह। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जमील फारूकी ने हमें बताया कुछ केसेस के हवाले से। आइए उनसे जानते हैं। जी जमील, आप कुछ केसेस के हवाले से बता रहे थे। जी हाँ, पाकिस्तान के निजी इदारों की करप्शन को एक्सपोज करते हुए तो हम देखते हैं मुख्तलिफ लोग कर रहे होते हैं। जिस अंदाज से जिस वक्त हमने किया उस वक्त कराची जैसे शहर में ऐसा ट्रेंड नहीं था। फिर क्या हुआ कि मुझ पर केसेस हो गए, पर्सनली कई जगहों पे FIRs भी कटी। और कसूर मेरा क्या था? कसूर ये था कि मैंने कई इदारों की करप्शन को एक्सपोज किया मुख्तलिफ पैराए में। और जिस तरह से जो वीडियो एविडेंसेस के साथ हमने उसको प्रोड्यूस किया, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ था। मैं खबरदार की बात कर रहा हूँ, सड़क किनारे की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर वही भेड़ चाल। हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हमारा चैनल का जो मालिक है या हमारे यहाँ चैनल का जो एंटरप्रेन्योर है या जो चैनल चलाता है वो सहाफ़ी कम और बिजनेसमैन ज़्यादा है। उसको अपने बिजनेस से इंटरेस्ट है। हम तो वहीं हवा में मुअल्लिक रहे और क्या हुआ कि उनकी आपस में दोस्तियाँ हो गई और केसेस आज तक चल रहे हैं। लेकिन उनके टीवी चैनल्स के नाम कहीं पे नहीं आ रहे। फिर नाम एक ही एंकर का आता है। एंकर भले घर में बैठा हो या कहीं काम कर रहा हो, केस उसके ऊपर चल रहा होता है। तो ये हुआ मेरे साथ। अच्छा जमील, चलें ये तो बात होगी, कुछ दिलचस्प बातें करते हैं। कुछ आप ये बताइए, कभी कोई ऐसी खबर आपने ब्रेक की हो जिसको बाद में आप खूब हंसे हो, मतलब गलत खबर ब्रेक कर दी हो, कभी ऐसा हुआ है? टीवी चैनल पे पढ़ते हुए? जी जी। मैंने एक एग्जांपल तो आपको अभी दे दी थी, लेकिन ये ब्रेकिंग ऐसी थी जो मैं एज ए व्यूअर देख रहा था। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे आती हैं खबरें, ऐसी आती हैं जैसे मीरा ने गलत अंग्रेजी बोल दी। ठीक है, अब समझ में नहीं आता। ठीक है भाई, मीरा एक सेलिब्रिटी है, उसने गलत अंग्रेजी बोली है, समझ में आता है। वो एक टिक्कर की खबर है, आप उसको ब्रेकिंग बना के पेश कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खबर है। आप उसको हेडलाइन में टेल स्टोरी तो बना सकते हो, यानी कि 5वीं 6ठी हेडलाइन तो बना सकते हो। आप अपने बुलेटिन के 45 मिनट उसको नहीं दे सकते। यही अलमिया है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इस चीज़ की बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता और खबरें ब्रेक करते हुए जो है हमें भी हंसी आती है।
यकीनन आप भी इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं और रही हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। आपने भी इस तरह से जो है बहुत सारी चीजें की हुई, जिसके बाद क्या, जिसको पढ़ते ही उसी दौरान आपको दिल में हो रहा होता है कि यार अगर इस खबर का या इस इदारे का या इस खबर पहुंचाने वाले ग्रुप का मैं हेड होता तो शायद ये खबर ना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको सिर्फ वन लाइनर मिला हो कि भाई ये हो गया है और अब आपको वहां से डायरेक्टर न्यूज कह रहे हैं या जो भी आपको गाइड कर रहे हैं वो वहां से प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि भाई अब इसको खींचो, तो कभी झुंझलाहट हुई और कभी कहा भाई क्या करूं, तो किस तरीके से आपने वो सिचुएशन हैंडल की? आपको याद होगा जब कमल और उसके हस्बैंड का वाकया इस्लामाबाद में हुआ था, जिन्होंने इस्लामाबाद को हैंडीकैप कर लिया था, उस वक्त जब खबर आई थी तो खबर नहीं थी, बस एक जुमला था, ठीक है। और उस जुमले को यहाँ पर ये फिर पता चलता है कि आपकी दौड़ कैसी है और आप किस रेस में हैं और उस रेस में आपको कहाँ कितना किस अंदाज से प्रेजेंट करना है। जब जुमला एक आए कि एक खातून और एक शख्स ने इस्लामाबाद डी चौक पर जो है फायरिंग की है और फायरिंग करने के बाद उस जगह पर मौजूद लोगों को यरगमाल बना लिया, एक जुमला है। ना आपको ये पता है कि वो शख्स कौन है, ना आपको उसका नाम पता है, ना आप उसको खातून को जानते हैं, ना आपको पता है कि ये ड्रग एडिक्टेड है, ना आपको ये पता है इसके पास वेपन्स हैं, ना आपको ये पता है कि डी चौक कितना सेंसिटिव इलाका है, ना आपको ये पता है कि उस जगह की विसिनिटी और इसके इर्द गिर्द में क्या होता है, ना आपको ये पता है कि इस तरह के सिनेरियो में हमारी पुलिस या पुलिसिंग किस अंदाज से की जाती है, क्या वो इक्विप्ड है उतनी या नहीं है। इसके बावजूद आपको उसको खींचना है, ऐसा लगता है कि आप एक मरे हुए घोड़े को चाबुक मार के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ, फिर उस खबर को तकरीबन 7.5 घंटे तक लाइव कवर किया गया, आपको याद होगा, और वो बिल्कुल एक फिल्मी सीन हो गया था, फिल्मी सिचुएशन हो गई थी, बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन अब बात ये आती है कि आपको लाइनर क्या दिया गया, आपको वन लाइनर क्या दिया गया, आपको सिर्फ पीसीआर से एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसको खुद नहीं पता होता कि 5W न्यूज के क्या है और इनमें से कितनी मुझे चीजें ऐसी बतानी है जिससे एक एंकर को ये समझ में आ जाएगी कि खबर क्या है, ठीक है। उसको खुद नहीं पता होता, वो बेचारा खुद मैट्रिक या इंटरमीडिएट है, ठीक है, उसको उर्दू टाइप करना नहीं आती, कोई भी है उसको उर्दू टाइप करना नहीं आती, और वो 12,000 से 15,000 रुपए सैलरी पैकेज के ऊपर वहां पर काम कर रहा होता है और आपको बताता है कि जमील फारूकी भाई इस्लामाबाद के डी चौक में एक बंदा फायरिंग कर रहा है। हाँ। अब आप उसको कितना खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, और आप कैसे, जब आप अभी खुद ही आपको खबर की पूरी नौयत नहीं पता, पूरी न्यूज आपको खुद ही नहीं पता, आप कैसे जो है ना व्यूअर्स को सेटिस्फाई करेंगे, कैसे मतलब जो न्यूज सही तरीके से पहुंचा सकेंगे? देखिए, सेटिस्फाई करना तो बहुत दूर की बात है, हम डिलीवर कर जाएं ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और डिलीवरी के मामले में अगर हम बात करें तो अगर आप इंटरनेशनली यानी वेस्ट के मेन स्ट्रीम मीडिया को लें, CNN को ले लें, BBC को ले लें, स्काई न्यूज को ले लें, फॉक्स न्यूज को ले लें, वहां पर मैंने कभी भी नीचे ब्रेकिंग का टिकर रेड में चलते हुए नहीं देखा है। एक बारीक सी लाइन होती है जिसके ऊपर एक मामूली सी आम सी एक हल्की सी लाइन चल रही होती है, पट्टी चल रही होती है, जिसके ऊपर बताते हैं कि आज ये वाकया हुआ है। और अगर न्यूयॉर्क के किसी स्कूल के अंदर एक पागल ने, साइकोलॉजिकल शख्स ने फायरिंग कर दी और 4 बच्चों का मर्डर कर दिया है, तो उस खबर को उस वक्त तक ब्रेक नहीं किया जाता जब तक ये तस्दीक नहीं हो जाती कि बंदा कौन था, क्या था, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमारे यहाँ बॉल टू बॉल कमेंट्री का जो ट्रेंड चला है, इसने ना सिर्फ आपके एंकर को डिस्टर्ब किया है, आपके न्यूज एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया है, आपके व्यूअर को डिस्टर्ब किया है, बल्कि क्रिमिनल्स को एनहांस किया है। आप बता रहे होते हैं कि जी इस वक्त कमल का हस्बैंड एक क्लैशनकोफ लेके इस्लामाबाद की फलां जगह पे खड़ा है, आपको लाइव कवर कर रहे हैं, उसके साथी भी जो कि उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं उसको देख रहे होते हैं, उससे राब्ते में हैं और उसके बॉल टू बॉल विजुअल्स को देख रहे होते हैं और उनको अंदाजा होता है कि इस जुम्बिशे से वो यहाँ से निशाने पे आ सकता है या ये गलत है उसके लिए, ये उसके लिए गलत है, इसको हम ये गाइड करें, ये ना गाइड करें। तो मतलब आप एक क्रिमिनल एलिमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ आप लोगों को बता रहे हैं, एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रेकिंग की रेस अपनी जगह पर, लेकिन एक नेगेटिव एलिमेंट और इम्पैक्ट उसका अपनी जगह पर है। तो ये हमारा मीडिया है। हम लोग अभी तक शायद उस अंदाज से ग्रो नहीं कर पाए हैं, या फिर हम साउथ एशियंस या बड़े सगीर के जो टीवी चैनल्स हैं वो अपने पड़ोसी मुल्क के टीवी चैनल से ज्यादा मुतासिर हैं और सेंसेशनलाइज करते हैं चीजों को जैसे वो लोग करते हैं। पता नहीं होता गलत क्या है सही क्या है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक और चीज यहाँ पर मैं जरूर ऐड करूंगा, हमारे यहाँ क्राइम शोज टीवी चैनल पे दिखाए जाते हैं और मुसलसल दिखाए जा रहे हैं। बाज टीवी चैनल यानी न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, क्राइम शोज आपने बनाए, क्राइम शोज प्रोड्यूस किए, उनको डायरेक्ट किया, ड्रामाटाइज किया, लेकिन ये कोई ड्रामा चैनल्स नहीं है। न्यूज चैनल्स जो हैं दे आर मोर क्लोज टू द रियलिटी एंड दे शुड बी एक्टिंग लाइक दैट। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है
कि बाज़ टीवी चैनल्स ने हफ्ते के 7 दिन 1 घंटे का स्लॉट ऐसा रखा है जिसमें सिर्फ ड्रामा बना के क्राइम शोज प्रोड्यूस किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। शायद वो रेटिंग भी अच्छे लाते हों, लेकिन एक आम आदमी, एक व्यूअर, घर पे बैठा हुआ शख्स, बच्चा, एक ऐसा बच्चा जो कि अभी मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, 15 साल 14 साल का है, वो इस तरह के शोज को देख के कोई सबक शायद कम ही हासिल करता हो, बल्कि उसके अंदर एक नेगेटिविटी और क्रिमिनोलॉजी का एलिमेंट है वो ज्यादा आता है। तो हम क्राइम शोज के नाम पर जो चीज बेच रहे हैं वो क्राइम को ज्यादा फरोग दे रही है। हाँ। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो कहते हैं अच्छा ये भी कोई तरीका है जी, क्योंकि मतलब व्यूअर्स क्या होते हैं, ऑडियंस जो देखने वाले लोग होते हैं, मतलब इतने शार्प हो गए वो सिर्फ अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं, उसका एंड नहीं देखेंगे कि एंड में उसके साथ क्या हुआ। वो उसकी वजह यह है कि और अफसोस के साथ एक और बात फिर मुझे कहना पड़ रही है कि आप क्राइम शोज में भी देखें तो अक्सर क्राइम शोज बेस्ड ही ऐसे रिलेशन को प्रोड्यूस करके होते हैं कि मैं हैरान होता हूं कि हमारे यहाँ टॉपिक शायद सिर्फ एक ही रह गया है। हाँ। और टॉपिक वो होता है अफसोस के साथ जिनसियत के फरोग को अगर हम देखें तो वही उसी टॉपिक को रिपीट कर रहे होते हैं कि लड़का लड़की के दरमियान मोहब्बत क्या है, या फ्लर्ट क्या है, या मियां बीवी फ्रॉड कर लिया है, या वो घर से भाग गई है उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप क्या होते हैं, एक बीवी है किसी की और किसी और से रिलेशनशिप में है। तो इस तरह के शोज बार बार दिखा के ये कहकर अपने आप को वो करते हैं कि जी ये हम रियलिटी दिखा रहे हैं। देखिए रियलिटी तो हर तरह से मौजूद है हमारे यहाँ। रियलिटी तो हमारे यहाँ बाजार हुस्न में भी मौजूद है, अफसोस के साथ। रियलिटी हमारे यहाँ रेड लाइट एरिया में मौजूद है, रियलिटी हमारे यहाँ चौक पे खड़ी हुई दाश्ताओं के साथ भी मौजूद है। लेकिन अगर इस कम्युनिटी का 2 to 3% या आप कह लें कि 5% वो गलत काम कर रहा है तो उसको आप रियलिटी बना के एक्सपेंड करके 90% मजीद लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम उस तरह की कौम है जहां यहाँ ज्यादातर काम इसी तरह होते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। आपके ख्याल में क्या सऊदी अरब जो कि इस्लाम का किला है वहां पर गलत काम नहीं होता? मिस्र वहां पर गलत काम नहीं होता? अगर आपको एक दिन के लिए तमाम न्यूज चैनल्स का हेड बना दिया जाए और आपको फुल पावर दे दी जाए, क्या चेंजिंग करेंगे? देखिए सबसे पहले तो एथिक्स को जो है मैं एक पैराफ्रेम में डिवाइस करूंगा। दूसरा, अफसोस के साथ हमारे यहाँ उर्दू का जो सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया जा रहा है ना, उसको देखने की जरूरत है। पता नहीं होता, डायरेक्टर न्यूज को पता नहीं होता कि इस जुमले में पर, ने, उन, इस तरह के अल्फाज जो हैं कहाँ पर यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। लेकिन वो भी गलत बोल रहे होते हैं। इसी तरह से एंकर को बताने वाला कोई नहीं होता कि भाई तुम ये जो बोल रहे हो ये सही भी बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो खबर की खबरियत वहीं पर रह जाती है, सिर्फ सेंसेशनलाइजेशन रह जाती है और उसको लेके चल रहे होते हैं। और आपने सवाल किया कि अगर आपको हेड बना दिया जाए तो जी मैं एक इदारे को रिप्रेजेंट करता हूँ, अपने ही एक ग्रुप का हेड हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको चांस दिया जाए, क्या एक ऐसी पॉलिसी जो तमाम चैनल्स पे जो है लागू कर देंगे? अगर मुझे हेड की जगह ओनर बना दिया जाए तो मैं अपने टीवी चैनल के डायरेक्टर न्यूज को जिसको मैं रखूंगा या जिसको मैं लीड कर रहा हूँ वो ऐसा बंदा होगा कम से कम उसको खबर की खबरियत का अंदाजा हो, जो एक जुम्बिश निगाह से किसी को देखे। अच्छा, तो बता दे कि इसमें खबर है या नहीं है। खबर की खबरियत जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं, आप उनकी आसानी के लिए बताएं कि खबर की खबरियत क्या होती है? खबर की खबरियत बेसिकली ये है कि आप फर्ज किया हमारे यहाँ क्यों का लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है टीवी चैनल में, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर सदर के किसी इलाके में धमाका हुआ है तो उसमें क्यों मौजूद नहीं होता। एग्जैक्टली ठीक है, खबर होती है, खबर में क्यों नहीं होता। धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं कैसे हुआ अलग बात है, कैसे हुआ एक अलग चीज है। ठीक है, कैसे हुआ जी प्लांट किया गया था, कैसे हुआ वो पता चल सकता है, और वो फौरन तो पता भी नहीं चल सकता ना, फौरन नहीं चल सकता। यही मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अफसोस की बात यह है कि अक्सर हमारा एंकर क्यों पे बात कर रहा होता है, क्यों हुआ। भाई वो क्यों का पता तो आज तक बेनजीर के मर्डर का नहीं चला, जुल्फिकार अली भुट्टो के मर्डर का पता नहीं चला, आपके लियाकत अली खान शहीद के मर्डर का पता नहीं चला। ठीक है, क्यों? वो खबर की इन्वेस्टिगेशन होती है। क्यों? वाई इज ऑलवेज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमारे यहाँ क्या होता है कि एंकर पढ़ रहा होता है और वो अक्सर क्यों पर जोर दे रहा होता है। उसको नहीं पता होता कि मैं ये बोल रहा हूं भाई सदर में धमाका हुआ, क्यों हुआ। अगर क्यों का पता चल जाए तो आपकी खबर ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे तो हमारे अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे तो कोई इस तरह के इदारे नहीं है जो एंकर को ट्रेन करें। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी आप प्रोफेशन अपनाते हो या कुछ भी, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। आप स्कूल पे पढ़ते हो, आपकी ये भी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप ही नहीं है। बस जिसको अच्छी उर्दू बोलना आ गई, वो कैमरा फेस कर सकता हो, उसकी स्क्रीन अच्छी हो, एंकर बन जाता है।
सना, मैं आपको इस चीज़ से डिसएग्री करूंगा। हमारे यहाँ इदारे हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये डिपार्टमेंट बन चुके हैं, पिछले 5 साल से वहाँ पर तालीम दी जा रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो कमर्शियल टीवी चैनल्स हैं उनको इस चीज़ का शायद इल्म नहीं है, प्रमोशन ही नहीं करते इस चीज़ की, पता ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। उनके यहाँ ट्रेंड यही है कि कोई भी गुड लुकिंग लड़की, मैट्रिक हो या चाहे उसने इंटरमीडिएट किया हुआ, उसको 2 जुमले बोलना आते हों, वो एंकर बन सकती है, वो होस्ट बन सकती है। अभी एक टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में, एक प्रोमो में एक एंकर एक जुमला दे रही थी कि ज़बान चलाना मुझे भी आती है। ठीक है, अब मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि उसने कहा कि जुबान चलाना लोगों को भी आती है और जुबान चलाना मुझे भी आती है। ये जुमला ऐसा था, ये जुमला सुनते ही मुझे पहले हंसी आई और फिर मुझे अफसोस हुआ कि इस चैनल का डायरेक्टर न्यूज या कंटेंट हेड जो है उसको इतनी सेंस नहीं है कि एक लड़की ये कह रही है कि जबान चलाना मुझे भी आती है और वो छापा मार किस्म के शो कर रही है, तो क्या आप मैसेज ये दे रहे हैं कि उसकी अपनी लैंग्वेज भी ठीक नहीं है? ठीक है, और अब इसको किसी और पैराए में बहुत अच्छे अंदाज में कहा जा सकता था और वो उसको एडिट करके मजीद अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया जा सकता था कि ज़बान चलाना लोगों को भी आता है और उनको पकड़ना मुझे भी आता है। सही, ठीक है, सही, लेकिन इस चीज बात का मफहूम वही हो, बट लफ्जों का चुनाव थोड़ा बेहतरीन, तमीज, एक अच्छा पैराया, उसको जो है अंडरस्टैंड करना, सुनने वाले को भी सुनने में अच्छा लगे और आप एक सोसाइटी को ट्रेन कर रहे हैं, एक सोसाइटी को आप जो है एक लेवल पे लेके जा रहे हैं, आप उसको डैमेज मत करें। हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 90% चैनल्स हमारे साख को, हमारी सकाफत को, हमारे समाजी मेयार को ख़राब कर रहे हैं बजाय बेहतर बनाने के। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हमने कुछ सोशल इश्यूज़ पे बात कर ली और वैसे एक जमील फारूकी बजाते खुद क्या हैं, कुछ सवालात मेरी टीम ने तैयार किए हैं जो मैं आपसे पूछूंगी और ये जो मैं सवालात पूछूंगी इसका स्लग है अपनी ज़ात के आईने में। ठीक है, तो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आईना देखते हैं तो आप आईने से क्या कहते हैं या आईना आपसे क्या कहता है? जब भी आईना देखता हूं मैं उससे बात करता हूं कि काश मैं कायदे आज़म के दौर में पैदा हुआ होता। अच्छा, और आईना जब कभी आप देखते हैं, आईना आपको क्या कह रहा होता है? आईना मुझे कह रहा होता है कि बहुत दूर की सोच रहे हो, जिस दौर में हो उसी दौर में कायद को तलाश करो। सही, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। अच्छा, आपके लिए, जमील फारूकी के लिए मोहब्बत क्या है? मोहब्बत वक्त है और वक्त ही मोहब्बत है। अगर हम कहें कि कोई हमें कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है और ये क्लेम करता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ मोहब्बत में नहीं है। टाइम इज लव एंड टाइम इज टू बी, यानी कि आप जिससे मोहब्बत करते हो उसके लिए अगर आप टाइम नहीं निकालते तो आप झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल, वक्त आपके लिए मोहब्बत होना चाहिए और मोहब्बत करने वाले के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए। अच्छा, आपकी कमजोरी? मैं सच बहुत बोलता हूँ, यही मेरी कमजोरी है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि ये आपकी कमजोरी है या लोगों ने इसको आपकी कमजोरी बनाई? नहीं, ये मेरी कमजोरी है और हमारी सोसाइटी में रहते हुए, हमारे सिस्टम में रहते हुए बाज़ औक़ात आपकी स्ट्रेंथेस आपकी वीकनेसेस बन जाती हैं और मैं सच बोलता हूँ और सच की वजह से बहुत जगहों पर मुझे नुकसानात उठाना पड़े, लेकिन मैं इससे गुरेज नहीं करता। मुझे लगता है मैं जो दूसरा सवाल पूछूंगी उसका जवाब भी शायद यही होगा। आपकी ताकत? मेरी ताकत मेरे अच्छे शियार हैं। अच्छा, और अच्छे शियार अपनाना जो है वो आपकी पावर बन जाता है। अब इसमें मैं ये तो नहीं कहता कि सच जो है मेरी पावर है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि हकीकत से करीब तर रहना और अपने अच्छे शियार को अपनाना मेरी पावर। जमील फारूकी के नज़दीक दौलत की अहमियत? मुट्ठी की रेत है, पास हो तो अच्छी लगती है, ना हो तो भी अच्छी लगती है। घर की अहमियत? घर वाली से होता है। अच्छा, घर वाली से होता है, यानी कि जब तक घर वाली तो माशाल्लाह आ गई है, लेकिन जब तक घर वाली नहीं थी तो क्या घर नहीं था? वो मकान है। अच्छा, जब घर वाली आती है तो घर हो जाता है, यानी कि एक तरीके से घर वालों से घर बनता है ना? घर वालों से घर बनता है, तभी तो कह रहा हूँ कि घर वाली या तो घर वाली से पहले अम्मी अब्बू नहीं होते, बहन भाई नहीं होते? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं इन तमाम रिश्तों से नाआशना हूँ। अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं अंदाजा था। मैं इन तमाम रिश्तों से नाआशना हूँ और शायद इसी वजह से हकीकत के और सच के करीब हूँ कि शायद मैंने उस तरह के एलिमेंट्स नहीं देखे जिसमें हर तरफ से आपको झूठ मिल रहा होता है। बट ये है कि अब क्योंकि अहलिया है, उन्हीं से घर है, बहुत खुश हूँ। कोई अजीब ख्वाहिश? अजीब ख्वाहिश
काश मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठ सकूं। अच्छा, कोई ऐसा ख्वाब जो सच हुआ? मेरे सारे ख्वाब भी सच होते हैं। अच्छा, आप जमील फारूकी आज जो हैं, अगर वो ना होते तो क्या होते? अगर मैं जो आज हूं तो मैं डॉक्टर, जो आज नहीं हूं तो मैं डॉक्टर होता, क्योंकि मैं मेरा प्रोफेशन बेसिकली आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ MBBS इन 2002 और पेरेंट्स ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को लेट डाउन करना पड़ा। डॉक्टर ना बन सका लेकिन एंकर बन गया। अच्छा, कोई लेकिन मेरी वाइफ डॉक्टर है। अच्छा, तो आपने मतलब कहा कि ये मेरी ख्वाहिश थी, मैं यहाँ नहीं यहाँ पूरी कर लेता। हाँ, वो मेरी वालदा जो है कहती थी, सुनने में आता था, मैंने तो अपनी कानों से शऊर जब तक मेरे नहीं संभाला था उस वक्त तक नहीं सुना, बट सुनने में आता था कि वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं डॉक्टर बनते बनते रह गया, डॉक्टर तो ना बन सका, लेकिन एक ख्वाहिश मैंने ज़रूर कर ली पूरी। उनकी 3 मास्टर्स किए, 3 किताबें लिख ली, और फिर मैंने सोचा कि शादी करूँगा तो डॉक्टर से करूँगा, और कुदरती ये हुआ कि मोहब्बत भी हुई तो डॉक्टर से हुई और शादी भी। अच्छा, मतलब कोई मसला तो नहीं होता, वो डॉक्टर हैं, इधर टाल नहीं रखना, इस हाथ धोए बगैर ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और सर में दर्द है ये गोली ले लो, ये मतलब इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, इससे कतई नज़र, मैंने आज तक हमेशा अपने दोस्तों को ये रोते और चीखते चिल्लाते हुए सुना है कि यार शादी, पता नहीं शादी कैसा रिलेशनशिप है, इसमें तो पता नहीं आप एक माफौकुल फितरत किस्म के एक रिश्ते में आ जाते हैं जिसमें हमेशा किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 महीने हो चुके हैं, और मैं कहता हूँ कि जितना खूबसूरत रिश्ता ये है, शादी से ज़्यादा कोई खूबसूरत रिश्ता होगा। और ये जो आप कह रही हैं कि डॉक्टर और टॉवल और ये और वो, क्योंकि मैं खुद भी जहनी तौर पर एक आधा डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट था MBBS का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है मेरी कोई केयर करे। पहली मुलाकात में किस चीज़ से मुतासर होते हैं? सादगी और खूबसूरती। अच्छा, क्या सीरत की खूबसूरती। सही जज कर लेते हैं आप? मैंने अपनी आंखों में शायद एक्सरेज लगाए हुए हैं, घाट घाट का पानी पिया है तो पता चल यानी जो आजाद एक्सरे करवाना चाहते हैं वो इतना खर्चा ना करें, वो आपके पास आ जाए। नहीं, ये बालों की सफ़ेदी धूप में बैठने से भी आ सकती है, लेकिन जो शख्सियत का तजुर्बा है वो आपकी इन डेप्थ विजन से आता है, वो आपके अंदर की सलाहियत होती है, और वो रूहानियत कहलाती है। ये ख़ानदानी भी हो सकती है, और ये वक्त के साथ साथ अल्लाह के साथ लगाव लेने से भी आती है। तो ख़ानदानियत को भी अगर देखें तो मैं अहले सादात की औलाद में से हूँ, और जिन छोटी उम्रों में लोग शायद क्रिकेट या फुटबॉल खेलते होंगे, तो शायद मैं उस दौर में ख्वाबों की दुनिया में होता था, और अब भी अल्लाह का शुक्र है कि जो देखा है वो सही और सच साबित हुआ है। तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। क्या ज़िंदगी से वो सब कुछ पा लिया जिसकी आपको तमन्ना थी? मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरे एम्स एंड एम्बिशंस हैं उसका भी मैंने 0.5% भी नहीं पाया। अच्छा, आपकी एक खूबी और एक खामी? मेरी खूबी ये है कि मैं ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ और ट्रस्ट को निभाता हूँ, और जिसको जिस रिश्ते से बुलाता हूँ उसका एहतराम करता हूँ। अगर कोई आपके सामने झूठ बोल रहा हो और आप उसे पकड़ लें, क्या करते हैं? मैं बहुत वेल मैनर्ड फैमिली से हूँ, मैं किसी को ओपनली जलील करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मैं किसी ना किसी पैराए में उस तक ये मैसेज ज़रूर कन्वे कर देता हूँ कि जो तुम कर रहे हो इसका मुझे पता है। सही। अच्छा, पसंदीदा मकाम जहाँ जाने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हो? खाना काबा, मस्जिद नबवी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाहिश भी है और कई दफ़ा दीदार हो चुका, लेकिन ख्वाब में, लेकिन जाना ज़रूर है इंशाल्लाह। पसंदीदा शख्सियत? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका गुरूर? मेरा गुरूर मेरा रिश्ता है अज़वाज। गुड, ज़बरदस्त। तो बहुत ज़बरदस्त सवालात के जवाब आपने दिए। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे ख्याल व्यूवर्स नहीं जानते होंगे लेकिन शायद मैं जानती हूँ कि आपको शेर व शायरी से भी कुछ खौफ है। मैं शौक़, सिर्फ शौक़ नहीं है, मैं 3 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ माशाल्लाह। और 18 साल की उम्र में मेरी पहली किताब पब्लिश हुई थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अवार्ड दिया था, और अभी आज से तकरीबन 10 दिन पहले शायद आपने सोशल मीडिया पे विज़िट किया और पिक्चर्स मेरी देखी हों, मुझे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड से जो है नवाजा है, और उसकी बुनियादी जो एक्सेलेंस थी वो मेरी पोइट्री, मेरा एक साफ शफाफ और ईमानदारी के साथ प्रोग्राम करने वाला एंकर की हैसियत से उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया। बिल्कुल शौक़ है, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ
और अक्सर वो पोस्ट आप तक भी पहुंचती रहती होंगी। कोई ऐसी नज़म या कोई ऐसा मैसेज जो आप पोइट्री के ज़रिए हमारे व्यूवर्स की समातों की नज़र करना चाहते हो? समातों की भी और बसारत की भी नज़र कर देता हूँ। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए शहर वीरान को, वो शहर जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों को मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरजुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। वो शहर जिसकी तड़पन से थक कर न तो सूरज निकलता है और ना निकलेगा। हर कोई हर तरफ कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। आके देखो मेरे जिस्म बेजान को। ज़बरदस्त जमील फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम हमें दिया, और बहुत सारे सवालात अभी भी मेरे जहन में हैं जो मैं चाहूँगी कि इसके लिए मैं आपको दोबारा अपने स्टूडियो में आने की दावत दूँ। बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ, बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, यकीनन आपने भी जो है वो जमील फारूकी के बारे में बहुत कुछ वो बातें भी जानी होंगी जो आप नहीं जानते होंगे। तो व्यूअर्स कहीं मत जाएगा क्योंकि हमारा सेकंड सेगमेंट अभी बाकी है। देखते रहिए लाइव की सुबह। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो अब मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और डाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ
एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of our cinematic. करिश्मा की बात है, उनको आजादी है, जो मस्जिदें बनाए उनको आजादी है, सबको आजादी है, तो इनके ऊपर क्यों पाबंदी कर रहे हैं? बात कर रहा था, मुल्क तो हमने हासिल किया था कि प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए हासिल किया था। तबर्रा से मुराद सबसे पहली बात तो ये कि गाली नहीं है, ये नहीं है। मलिक के साथ दहशतगर्द नहीं है, लश्कर जंगी दहशतगर्द नहीं है, वो नहीं बैठे थे स्टेज। अहले सुन्नत व जमात का तो नाम इस्तेमाल करते ना, अंजुमन सिपाही साहबा थी, सिपाही साहबा पाकिस्तान बनी, और अब अहले सुन्नत व जमात जो कि एक मकतब का नाम है, वो एक तंजीम ने इख्तियार किया। साहबा किराम खुलफाए राशिदीन हमारे लिए तकद्दुस है। बात करने दो ना यार, फिर आप बोलो ना, मुझे जाने दो। आपको कहने का मतलब है कि सिर्फ हमें थ्रेट अमेरिका से, इंटरनल कोई थ्रेट। जो लोग शिया सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ काम करते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं, हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। हुसैन किसी एक फिरके का नाम नहीं है ना, वो एक फिरके के लिए कुर्बानी दी है, उम्मत मुसलमान के लिए कुर्बानी दी है। कितने अहले सुन्नत उलमा उठे कि हजरत उमर की शहादत या तो मुहर्रम नहीं है, या आप क्या फसाद फैला रहे हो? जब तक असबाब खत्म नहीं होंगे ये फसाद फांसियों से भी खत्म नहीं होंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाई, ये दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, इनको सही तहकीकात होनी चाहिए, तो सजा मिलनी चाहिए। Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. जी व्यूअर्स, आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में जैसे कि मैंने आप तक बताया था कि हमारा जो सेकंड सेगमेंट होगा उसमें मौजूद होंगी ड्रेस डिज़ाइनर, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। फिया अप्रैल के नाम से उनका स्टोर है, ऑनलाइन जो है वो ड्रेसेस रेडी करके ऑनलाइन पहुंचाती भी हैं, और उसके अलावा जो है बाहर मुल्कों से भी लोग जो है वो उनके पास आके जो है वो ड्रेस डिज़ाइन करवाते हैं। कैजुअल की बात करें या पार्टी वेयर की बात करें या चिल्ड्रन वेयर की बात करें, वो तमाम जो ड्रेसेस हैं वो रेडी करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सफिया अम्मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह आपको जगा दिया? नहीं जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सुबह उठना कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन चलता है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपके इंट्रो में बताया कि आप पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर और चिल्ड्रन वेयर करती हैं, क्योंकि नॉर्मली चिल्ड्रन वेयर की अगर बात की जाए तो डिज़ाइनर ज़रा कतराती हैं इसमें हाथ डालने से। डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली बच्चों का जो काम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपको पता है कि छोटा कट होता है, डिज़ाइनिंग में मुश्किल हो जाती है। बच्चों की एज की रिक्वायरमेंट को सामने देखते हुए उनके हिसाब से कलर्स को चूज़ करना और उसी हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग करना
ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें कॉस्ट तो नॉर्मली वही आ जाती है। नॉर्मली वही आ जाती है, स्टिचिंग में भी, डिजाइनिंग में भी, एम्ब्रॉयडरी में भी। तो जबकि वो एक छोटा बच्चा होने की वजह से कस्टमर जो है ना वो इस बात पे थोड़ा सा होता है कि भाई ये तो बड़ों के भी वही कपड़ा है, बड़ों की प्राइस भी वही जा रही है, और जबकि छोटा ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है और उसमें मेहनत भी ज्यादा दरकार होती है। लेकिन ये चीज कस्टमर जो है ना वो थोड़ा रियलाइज करने के बावजूद इस पे आर्गू करता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा, जैसे कि आपने बताया ये आपका फिया अपैरल के नाम से ऑनलाइन स्टोर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, फिया अपैरल के नाम से हम फेसबुक पे हैं और ऑनलाइन में काम करती हूँ। मेरे ड्रेसेस जो हैं वो बाहर जाते हैं, यूके में जाते हैं, यूएसए में भी जाते हैं और कनाडा में भी जाते हैं। मेरी कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर्स हैं मेरी वहाँ पे, जो मुझे ऑर्डर्स देती हैं और फिर मैं उनकी रिक्वायरमेंट जो भी होती है या कुछ अपने डिजाइनिंग जो हम शो करते हैं अपने पेज के ऊपर, उसी के हिसाब से वो हमें ऑर्डर्स करते हैं और हम उनको जो है ना वो अच्छा, तो कोरियर के जरिए जो है ना इस फील्ड में कितना टाइम आपको हो गया? मैम इस फील्ड में हमें हो गए तकरीबन नियर अबाउट 10 ईयर्स हो गए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमारा जो है ना वो काम ये चल रहा है ऑनलाइन में। बल्कि लोगों को कहूँगी कि जो लोग इस चक्कर में हैं, वो जो डाउट है जिनको कि शायद ऑनलाइन काम करना जो है वो कुछ रिस्की होता है ना, रिस्की होता है। अगर आपकी कुछ अच्छी क्लाइंट्स आ जाती हैं और आप उनको अपना कॉन्फिडेंस देते हैं कि जी हम बिल्कुल सिंसियरिटी से और लॉयल होके काम करते हैं, तो आई थिंक सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये जब ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया, इसको कितना टाइम हो गया, कहाँ से आइडिया आया? मुझे जो है नियर अबाउट 5 ईयर्स हो गए। अच्छा। आइडियाज इंसान के अंदर होते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कोई आपके अपने कस्टमर होते हैं रेगुलर जो बाहर होते हैं, वो भी आपको एडवाइस करते हैं कि आप इस तरीके से मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, स्टार्ट में कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जो मेरे साथ थी। फिर जब वो बाहर मूव कर गई तो पाकिस्तानी ड्रेसेस यू नो के बाहर बहुत एक्सपेंसिव भी है, स्टिचिंग भी है, मुश्किल भी है, आपको ऑन द टाइम नहीं मिल पाते, बिल्कुल ऑन टाइम नहीं मिल पाते। वेकेशन उसमें सीजन में आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ के और वहाँ के, और जिस वजह से वो जो है ना मुझे फिर भिजवाती थी, ऑर्डर देती थी कि आप हमें इतने भेज दें, इतने भेज दें। तो वही एक आइडिया मेरे जहन में रहा और उसी को लेके फिर मैंने ये जो है ना ऑनलाइन स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ठीक जा रहा है। अच्छा, तो ये मतलब क्योंकि जैसे कि आपने बताया ये थोड़ा रिस्की सा भी है, तो क्यों ये चूज़ किया? क्योंकि ये झंझट सा नहीं होता भाई वहाँ पसंद नहीं आया या कोई और प्रॉब्लम हो गई और फिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि एक इंसान का नाप वैसा रहता भी नहीं है, चेंज भी होता रहता है। तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, वहाँ भिजवा दिया। यहाँ तो ये होता है कि टेलर के पास से वैसा सिल के आ गया, उसके पास जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल्टरनेशन की बात आप कर रही हैं। मोस्टली ये होता है कि जो लोग हमें ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो वो अपना मेजरमेंट दे देते हैं, ठीक है, उसी मेजरमेंट से हम जो है वो रेडी करवा देते हैं मोस्ट। और आपने देखा होगा कि जितने भी ये साइजेस हैं बुटीक्स वालों के जो होते हैं, लार्ज है, मीडियम है, एक्स्ट्रा लार्ज है, यूजुअली ये यूज होते हैं। अगर तो इन्हीं साइज में कोई आ रहा है, अवेलेबिलिटी आपकी है, इट्स ओके। अदरवाइज जो वो मेजरमेंट हमें भिजवाते हैं सेम हमारी मेजरमेंट होती है। एक्चुअली हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी है अब तक। अच्छा, ऐसा कुछ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि आपने भिजवाया नहीं है कि मैंने भिजवाया हो और वो रैपिडली मेरे वापस जो है ना वो क्या रिस्पांस आता है जब आप भिजवाती हैं कि बहुत अच्छे कलर्स हैं, कॉम्बिनेशन? मेरी तमाम क्लाइंट्स को मेरा जो ड्रेसेस हैं वो बहुत पसंद आते हैं। मटेरियल हमारा अच्छा होता है, हम मटेरियल भी अच्छा रखते हैं और रीजनेबल प्राइसेस में रखते हैं। सही, सबसे बड़ी वजह है कि आजकल जितने ब्रांड्स आप देखिए आ रहे हैं वो सब बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक्सपेंसिव है, सही। यानी अगर आप मिनिमम उनके प्राइसेस भी लेते हैं 10 to 15,000 तक उनका आम लोगों की पहुंच से दूर है। हाँ, सही। और एंड जो उनका वो 75,000 1 लाख मतलब अबव जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, सेम मटेरियल होता है, सेम मतलब उनका जो है ना काम होता है, लेकिन यह है कि वो अपना ब्रांड का जो टैग है वो यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जो उनका नेम ब्रांड है, बिल्कुल नेम ब्रांड जो है। तो अब आप देखें कि हमारा जो माशरा है उसमें 50% to 60% ऐसे लोग हैं जो इतने एक्सपेंसिव ड्रेसेस नहीं ले सकते, बोरो कर सकते। सही। तो इसलिए जो है ना मेरा ये भी एम था कि मैं ऐसे ड्रेसेस लाऊंगी मार्केट में जो हर एक की पहुंच में होंगे। अच्छा, तो ये जो ड्रेसेस वगैरह हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए इतने ज़बरदस्त, ये एक लगा हुआ है बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ एग्जैक्टली, और ये पिंक कलर का बहुत प्यारा लग रहा है। ये नॉर्मली किस एज की बच्ची का हो सकता है? ये एक्चुअली ये है 10 to 12 एज की बच्ची का है। ठीक है, ये आउटफिट है, आप देख रहे हैं इसमें ऑरेंज गोल्डन। तो ये जो ड्रेसेस हैं ये डिजाइन कौन करता है? इसकी डिजाइनिंग मैं खुद डिजाइन करती हूँ। अच्छा, खुद डिजाइन करती हैं? बिल्कुल अपनी क्रिएशन है, किसी से कोई आइडिया नहीं है, किसी से कोई हेल्प नहीं है, ये टोटली मेरा अपना काम है। अच्छा, तो जब आप ये ड्रेसेस बनाती हैं वैसे जो अपने स्टोर के लिए बनाती हैं या ऑनलाइन जैसे आप उनकी पिक्स वगैरह देती हैं, एक से एक की तादाद में होते हैं या एक से ज़्यादा की तादाद में होते हैं?
डिपेंड करता है। अगर मैं मतलब कोई एल्बम की सूरत में देती हूँ तो उसमें एक से ज्यादा ड्रेसेस भी होते हैं। वंस इन अ वाइल अगर हम पिंक की बात करें, अगर ये किसी को पसंद आ जाता है बट वो ये कहते हैं कि नहीं जी हमें ये ब्लैक कलर में चाहिए, ओके, तो वो फिर आप रेडी करवाती हैं? यस, मैं रेडी करवाती हूँ। टाइम मार्जिन लेते हैं हम उनसे, 15 to 20 डेज का हमारा मार्जिन। अदरवाइज वैसे आपके पास आप जो एक सैंपल होता है वो एक ही कलर में होता है? वो एक ही कलर में होता है। नहीं, मोस्टली हम एक कलर में बनाते जरूर हैं, लेकिन कभी कभार हमारे पास ये होता है कि कोई भी एक स्टाइल हम 3 या 4 साइजेस में भी और कलर्स में भी बनवाते हैं। वो जो आपको खुद लग रहा होता है जो कि मुझे लग रहा होता है कि ये बहुत अच्छा बन गया, तो इसको हर साइज में अवेलेबल होना चाहिए। तो इनकी स्टिचिंग वगैरह और इन पे जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है वो मतलब मास्टर साहब वगैरह हैं? जी, वो मेरा पूरा एक स्टिचिंग सेंटर है, यूनिट है हमारा। वहाँ पे सारी वर्कशॉप में पूरा टेलर्स बैठते हैं, कढ़ाई के लिए लोग बैठते हैं, अड्डे का काम है सारा, ये जो है ना वो हमारा अपना है। अच्छा, तो उमूमन ऐसा होता है ना जब कोई चीज चल जाती है ये हो जाती है तो फिर टेलर मास्टरों के भी बड़े नखरे हो जाते हैं। तो कई दफा मैंने देखा है ऐसा होता है ना, डिजाइनर्स को सोचती हैं कि हमें भी जो है ना वो स्टिचिंग खुद आती है। आपको खुद स्टिचिंग भी खुद आती है? स्टिचिंग मुझे बिल्कुल आती है, लेकिन मैं इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे स्टिचिंग करना पसंद नहीं है, मुझे खड़े होकर स्टिच करवाना और डिजाइनिंग करना पसंद है। तो जितनी देर बंदा खड़ा होता है ऐसे ही सोचता है ना कि यार मैं कभी कभी ऐसा होता है ना खुद कर लूँ। वो एक कहते हैं ना इरिटेट करने वाला काम है कि एक एक स्टिच को हम यूं अच्छा, जैसे कि आपने कहा आपका सेंटर है, तो कोई मतलब इस तरह का भी सेंटर है जहाँ लोगों को भी स्टिचिंग सिखाई जाती हो? बिल्कुल, स्टार्ट में हमारे पास ऐसी कुछ बच्चियां आई थी जो सीखना चाहती थी, तो उनको हमने सिखाया भी है। अभी भी ये फैसिलिटी हमारे पास है। अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, आप अपने आप को कहाँ देखती हैं 10 years बिफोर की अगर बात की जाए? कैसे आइडिया आया? हम आपको पीछे ले जाते हैं थोड़ा पास्ट में ना, क्यों मतलब आइडिया आया कि जी डिजाइनर बनना है? क्या आप मतलब बहुत ड्रेसिंग के मामले में बहुत चूजी सी थी कि मैं बस ये पहनूंगी या ये? नहीं, चूजी होती हैं खवातीन एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो मैं बिल्कुल चूजी थी नहीं। लेकिन जो अंदर एक क्रिएशन होती है ना इंसान के, वो कुछ करना चाहता है, वो रंगों से खेलना चाहता है, वो आर्ट से खेलना चाहता है। तो कुछ लोग कैनवस पकड़ लेते हैं, कलर पेंसिल पकड़ लेते हैं, ब्रश पकड़ लेते हैं, तो मैंने ड्रेसेस को पकड़ लिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद कैसे किस तरीके से स्टार्ट आपने लिया? मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ जिनके अंदर ये है, क्रिएटिविटी है, बट ये इसको निकाल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे कुछ, तो आप उनको गाइड करने के लिए बताइए ना कि किस तरीके से। जाहिर सी बात है जब इंसान स्टार्ट करता है छोटे पैमाने से स्टार्ट में पहले हमने ये किया था कि हमारे स्कूल में एक फन फेयर था, तो हमने सब फ्रेंड्स ने एक तरह के ड्रेसेस बनाए थे। अच्छा, वो ड्रेसेस जब हमने बनाए एक जैसे, तो जाहिर है हमने खुद ही उनको गाइडलाइन दी, टेलर्स को अपने को, और सारा कुछ किया। जब वो पॉपुलर हुए हमारे स्कूल के फन फेयर, बड़े पसंद किए गए, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उस चीज़ को कि ठीक है जी आपने मतलब ये जो डिजाइनिंग की है ये बड़ी अच्छी है। फिर वो इंसान के अंदर का जो तारीफ सुनना और ये सारा एक होता है, तो वो लोगों को आइडियाज देना, कलर कॉम्बिनेशन देना। कुछ मेरे भाई थे टेक्सटाइल में, उन्होंने मुझे बड़ा मतलब इसमें हेल्पिंग हैंड रहे मेरे, उन्होंने मुझे गाइड किया। तो बस इसी तरह करते करते जब अल्लाह ताला का साथ होता है या कोई रास्ता जब निकलना होता है तो खुद ब खुद। तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में फंक्शन हुआ, तो यानी कि ये बात है शादी से पहले की? बिल्कुल, बिफोर मैरिज मैंने ये स्टार्ट किया था। तो फिर शादी के बाद कैसे आपने इसको? शादी के बाद मैंने इसको कुछ अरसे के लिए बीच में हमारा ये स्टॉप हो गया था काम। फिर मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हेल्पिंग हैंड मेरे, उन्होंने कभी मुझे जो ना किसी चीज़ से रोका नहीं है, स्पेशली बाहर के ऐसी मूवमेंट से। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पिंग हैंड हुए। और जब मैं थोड़ा डल हो गई, आपको पता है आफ्टर मैरिज बच्चे ये वो सारी ऐसी मसरूफियत हो जाती है, तो उसमें उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मुझे बकअप किया कि आप दोबारा से ये स्टार्ट करें, कि अब बच्चे भी स्कूल गोइंग हो गए हैं और वो हस्बैंड भी बाहर हैं, तो मैं घर में क्या करूँगी। अच्छा, एक और मसला ना ऐसा होता है, जो डिज़ाइनर होती हैं उनकी फ्रेंड्स भी होती हैं, तो ये भी एक बड़ा मसला हो जाता है कि वो डिमांड करती है भाई ये क्या, उनको ज़्यादातर ये होता है या तो हमें गिफ्ट मिल जाए या हमें बिल्कुल ही, सम टाइम ऐसा होता है फ्रेंड इस तरह के प्राइजेस बताती हैं जो वाकई आपकी अपनी कॉस्ट भी वो नहीं होती। कैसे टैकल करती हैं? फिर रिश्तेदार भी होते हैं भाई, रिश्तेदारियां भी होती हैं, ससुराली भी होते हैं, कैसे मैनेज होता है? एक दो फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं कि वो मेरी उस कॉस्ट में जो है ना वो ड्रेसेस लेना चाहती हैं जो कि मेरी रेंज में भी नहीं आती। लेकिन फिर देना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। भाई किसी की शादी अगर होती होगी तो वो तो कहते होंगे भाई ये तो डिजाइनिंग जितनी करानी है। अभी रिसेंटली एक शादी हुई है मेरी फ्रेंड की थी, तो उनके ड्रेसेस इसी तरह बनवाए, तो बिल नहीं हम भिजवाते फ्रेंड्स में। ये भी हमारा एक सीक्रेट है कि हम फ्रेंड्स में बिल नहीं भिजवाते, ड्रेसेस तैयार करवा देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फिर जो उनका दिल चाहे वो भिजवा दें। तो ये तो कभी फायदा भी हो सकता है, कभी नुकसान, फायदा भी हो जाता है और नुकसान भी हो जाता है। इस दफा मुझे लॉस हो गया और उसके बाद मैंने तहैया कर लिया कि अब मैं नहीं करना। नहीं, वैसे पता है क्या, बिजनेस एक अलग चीज है, दोस्ती एक अलग चीज है। ये मेरी उन लोगों के लिए है कि जो ये सोचते हैं कि फ्रेंडशिप में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई मेरे जैसा फ्रेंड हो, वो ये देखे कि फ्रेंड्स को जो है ना
साथ देना चाहिए तो फ्रेंड को देखना चाहिए कि उसको लॉस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, फ्रेंड तो फिर वही असल फ्रेंड होता है ना कि उसके प्रोफेशन में भी वो उसका साथ। अच्छा, नए नए जो आइडियाज होते हैं वो कहाँ से आपके आते हैं? जैसे ये है, इसमें काफी ज्यादा स्टिचिंग हुई हुई है जो मतलब लोगों को देखने में इतना नहीं पता चल रहा होगा, बट जब इस पे काम हुआ होगा तो पता चला होगा कि इस पे कितना ज्यादा ना ये शर्ट को मैं अगर आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसमें आप देखें कि इसमें सिर्फ ये, इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइएगा, दिखाएं कि इसके ऊपर जो है ये हमने पिनटॉक्स पूरी फ्रंट पे बनाए हैं। इसके एक तरीके से ये बहुत सिंपल भी है और बहुत डिसेंट भी है। आप इसको पार्टी वेयर में भी ले सकते हैं, कैजुअली जो आप हल्के फुल्के फंक्शंस में जाते हैं आप इसको, क्योंकि हमने इसको फ्रंट से बिल्कुल प्लेन रखा है और बैक में देखें कि हमने इसको ब्राइट कलर देके उसको एम्ब्रॉयडरी करवा दी है जो कि आपको एक डिसेंट लुक भी दे रही है। सही। अच्छा, तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं, क्योंकि आजकल लड़कियों में ये ट्रेंड है ना, लड़कियों में ये बहुत ट्रेंड है कि वो इनको इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो अगर इस तरह के ड्रेसेस होते हैं तो फिर क्या आपकी रेंज होती है? ये हमारी रेंज लास्ट जो है जी 2200 से ज्यादा नहीं हम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख लें कि आप खुद मतलब इसको आप देखेंगे कि इसकी स्टिचिंग देख लें आप, पिनटॉक्स कहाँ तक जा रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी भी है, सारा कुछ है, कपड़ा भी है। क्या कहते हैं इसकी स्टिचिंग को? ये पिनटॉक्स डले हुए हैं। अच्छा, ठीक है, सही। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सारा कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हमारी एक नॉर्मल रेंज है। यही अगर आप मार्केट में जाएंगे, किसी ब्रांड कपड़ा लेंगे, फिर टेलर को देंगे और ख्वारी भी काटेंगे, एम्ब्रॉयडरी भी करवाएंगे, तो आप अगर खुद से जाएंगे तो आपको 3000 या 3500 लग जाएगी, बल्कि ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये बल्क में काम होता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा। ये कलर कॉम्बिनेशन आप खुद करती हैं? कलर कॉम्बिनेशन हम खुद करते हैं जनाब। कलर कॉम्बिनेशन का भी ये है कि आपको ऐसे नहीं पता चलता है। हमने जब कलर कॉम्बिनेशन करना होता है तो हम बड़ी बड़ी स्लाइड्स लेते हैं, ग्लास की लेते हैं, उसके नीचे मुख्तलिफ कलर्स रखते हैं। अच्छा, फिर उनको जो है पानी डाल के कुछ ऐसा जो है ना मैच करके देखते हैं कौन सा कलर किसके साथ जब वो अटैच होता है तो ज्यादा अच्छी और ब्राइट लुक देता है। थैंक यू। तो इस तरह से करके हम जो है ना वो कलर कॉम्बिनेशन करते हैं। तो अब तक का कोई ऐसा जो आपने डिजाइन किया हो जो जिसको बना के आपने खुद सोचा हो कि भाई ये तो हर दफा बस उसी की डिमांड आ रही हो कि नहीं यही चाहिए, यही वाला चाहिए? एक ड्रेस है मेरा, आई थिंक सो फेसबुक पे भी है वो बहुत लोगों ने उसका जो है ना वो डिमांड की है कि 3 सूट मैंने उसके भिजवाए हैं। और फ्रंट है, एक्चुअली वो एक फ्रॉक है, लॉन्ग स्लीव्स के साथ है, ए लाइन शर्ट थी और उसमें बंच बना हुआ था, सिंपल बंच बना हुआ था, लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत था कि 3 सूट वो मैंने कनाडा भेजे हैं। अच्छा। और 2 यूके भेजे हैं। सही। मतलब उसकी इतनी डिमांड हुई है और अभी भी बात का मैं सोचती हूँ कि मैं उसको बनवा के घर में रख लूँ ताकि अगर कोई और ऑर्डर आ जाए। अच्छा, तो फिर जब कोई इस तरह के ड्रेसेस आप कोई क्रिएटिविटी करती होंगी तो पहले तो दिल चाहता होगा मैं खुद पहनूँ इस तरह की चीज़, ऐसा होता है ना? और डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं, जैसे ये ड्रेस जो मैंने पहना भी हुआ है इसके बारे में भी यही हुआ था कि व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है, व्हाइट और ब्लैक हो गए। तो जब मैंने ये बनाया तो मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने खुद भी सोचा कि ये मैंने बाहर नहीं रखना, ये मैंने खुद। अच्छा, ऐसा होता है कि जो मैंने पहना है वो डिजाइन भी बाहर नहीं निकले, ये फेसबुक पे भी आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, उमूमन कौन से ऐसे कलर्स होते हैं जिनकी ज्यादा आपके पास डिमांड आती है? ब्राइट कलर्स की ज्यादा डिमांड आती है, क्योंकि मैंने देखा है ब्लैक कलर लोगों को बहुत पसंद होता है। रेड हो गया, पीच हो गया, ये ज्यादा है, ब्लू हो गया, रॉयल ब्लू हो गया। बिल्कुल। अच्छा, देखिए अब जैसे मौसम चेंज हो गया, सर्दियां अपने पीक पर हैं इस टाइम, तो क्या, क्योंकि हम लोगों के जहन में वही एक पुराना कॉन्सेप्ट है, सर्दियां तो जी वेलवेट पहन लो, ठीक है ना? क्या आप व्यूअर्स को सजेशन देंगी? क्या वेलवेट तो आप देखें कराची में सच ऐसी गर्मी या सर्दी नहीं आती, मौसम आता ही नहीं है कि हम पीक वाले जो ड्रेसेस है ना वही नॉर्मली यहाँ पे कॉटन यूज होती है, खाड़ी यूज होती है, खाड़ी भी अगर यूज होती है तो लानी में आया होके तो लाइट वाली खाड़ी यूज होती है, बहुत हैवी खाड़ी जो है वो हमारे यहाँ नहीं है कराची में। वेलवेट का तो कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, आप देख सकती हैं। तो वेलवेट बहुत कम इन है यहाँ। और कलर्स में भी ये है कि जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं लोग सोचते हैं कि बहुत ब्राइट कलर हमें पहन लेने चाहिए, सर्दी आ गई है, सनलाइट हो गई है, बस गहरे गहरे रंग पहनना शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना लाइट कैजुअली रहेंगे उतना आप अच्छे लुक। अच्छा, सर्दियों के लिए कौन से ऐसे कलर होते हैं सर्दियों में जो आप जब डिजाइनिंग करती हैं? जैसे आप देख रहे हैं पीच कलर है, मूव कलर है, पिंक है, ये शॉकिंग पिंक है, ये रेड कलर है, इसमें एक ऑरेंज शेड है, ये सब विंटर शेड है, हॉट विंटर शेड है, इसलिए कि विंटर में आपको लाइट और रिलैक्स ही एक फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि कराची में हम जितनी गर्मी लॉन्ग टाइम पीरियड में देखते हैं उसमें जैसी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो ये खुशगवार सी तब्दीली का एहसास होता है। वैसे जैसे लाहौर में चले जाएं आप
पंजाब में चले जाएं तो फूल खिलते हैं तो एक खुशगवार का एहसास होता है कि मार्च अप्रैल स्टार्ट हो गया, कलर ही कलर बिखर अच्छा, गए। फैशन की अगर बात की जाए तो फैशन बेसिकली है क्या, किस तरीके से चेंज होता है? कभी कभी ऐसा होता है लॉन्ग शर्ट्स, तो फिर वो लॉन्ग शर्ट, फिर शॉर्ट शर्ट आती हैं, तो फिर शॉर्ट शर्ट, ट्राउजर्स चल गए, चूड़ीदार चल गए। ये जो फैशन बेसिकली आता है ये किधर से आता है? ये मतलब आप लोग डिजाइनर्स खुद जो है वो नई क्रिएशन ले आते हो तो लोग पुरानी छोड़ के वो? फैशन किस तरह आता है? फैशन इस तरह आता है कि एक तो जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि प्लाजो पे लोग टूट पड़े थे, प्लाजो 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 हाँ। प्लाजो जा रहे हैं, हाँ। लेकिन जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई प्लाजो श्रिंक हो गए। हाँ। ठीक है, प्लाजो श्रिंक हुए, साथ में आपने देखा कि शलवारें आ गई हैं कुछ जगह पे, चूड़ीदार पजामा आ गए, लॉन्ग शर्ट्स हो गई हैं, और जिन्होंने प्लाजो था, प्लाजो में हमने एक नई लुक दिया है कि हमने उसको पांचा लगा दिया है। अच्छा, प्लेट्स के साथ उसको पांचा लगा दिया है और शॉर्ट शर्ट कर दिए राउंड में। ठीक है, आप देख रहे होंगे अभी काफी मतलब डिजाइनर्स भी और सारा इसी तरह से हो रहा है कि ये चीज आ गई है। नहीं, अब इसको कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, हाँ, कुछ लोग नहीं करेंगे। और ये इतना लॉन्ग लास्ट नहीं होता। अच्छा, मैंने देखा है शॉर्ट शर्ट एक दौर में आई थी और बहुत चली थी, लेकिन लॉन्ग शर्ट जब से आई हैं लॉन्ग शर्ट्स का फैशन जा ही नहीं रहा। इसमें दो लॉजिक्स हैं। एक तो ये डिसेंट लुक देती है आपको लॉन्ग शर्ट, ठीक है। सेकेंडली जो हमारा माशरा है वो फैशन करता जरूर है लेकिन डिसेंट नजर आना चाहता है। लॉन्ग शर्ट आपको डिसेंट लुक भी देती है, आपको पर्दा भी दे देती है जो हमारे मजहब में है। जो लॉन्ग शर्ट है वो आपको हर हिसाब से छुपा देती है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, यहाँ पे होता क्या है कि मोटे होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, छोटे होंगे, बट ये वो ये नहीं देखेंगे कि हम पे क्या सूट कर रहा है। अगर एक डिजाइन अच्छा लगा है तो वो उनको ये होगा कि भाई अब वो आप पे नहीं सूट, अगर आप मोटे हो वो बिल्कुल उसके कर्ट्स इस तरह के नहीं है कि आप पे सूट करें, बट ये कि हमने अडॉप्ट करना है। अच्छा, ये सवाल मैं अभी आपसे पूछूंगी, मैंने बल्कि पूछ लिया, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूंगी ब्रेक से वापस आने के बाद। तो व्यूअर्स, इसका जवाब जानने के लिए जो लोग दुबले पतले मोटे लंबे छोटे जो भी हैं वो जरूर बैठ जाएं और सुन लें कि क्या चीज फैशन और डिजाइनिंग ड्रेस की क्या चीज आपको अपनानी चाहिए जो आप पर सूट करे और आप अच्छे लगो। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए लाइव की सभा। तो आज का मौजूद है वो जो 10 मुहर्रम आशूरा को रावलपिंडी इंसिडेंट हुआ उसके मुताबिक जो सामने हुआ, एक दहशतगर्द टोला है जो अपना काम कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग है। इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दों का एक नहीं कई ग्रुप है जो काम कर रहे हैं और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं। आशूरा एक हसास दिन है। मेरा सवाल है, आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर हैं कि जो अपने मफादात के लिए सारा सियासी खेल खेलते हैं। हमारे नशियों में न सुन्नी में कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता, कोई यजीदियत में बात नहीं कर सकता। 1 2 3 4 पॉइंट में जाता है ये हम फ्यूचर में भी किस तरह अवॉइड करेंगे। हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए 47 तक, हर हादसे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनको सजा दी। क्या है जलूस को अहले नशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलादुन नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जलूस यूं के नहीं करते रहेंगे, मिलादुन नबी के जलूस भी होते रहेंगे। मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। आप उससे बात कर रहे हैं, मुझसे की बात कर रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वो जो है क्या कहते हैं वो लोग जो दुबले लंबे छोटे पतले जो भी लोग हैं वो अपनी पर्सनालिटी को देख के फैशन किस तरह अपनाएं। ये सवाल मैंने पूछा था सफ़िया से। अब सफ़िया बताएंगी कि भाई बताइए कि अगर कोई बंदा मोटा है और हेल्दी है और उसको इस तरह का ड्रेस पसंद आ गया जिसमें कट्स ही नहीं है, मूव्स ही नहीं है और वो उस पर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो लोगों को तो ये नहीं होता, बस उनको कलर अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, उन्होंने पहन लेना। उन लोगों के लिए क्या कहेंगी? आई थिंक सो फैशन को समझदारी से लेना चाहिए।
पसंद से नहीं लेना चाहिए, समझदारी से लेना चाहिए, तभी वो फैशन जो है ना फैशन लगता है, अदरवाइज वो कुछ और चीज बन जाता है। अगर कोई हेल्दी है, डजंट मैटर, हेल्दी होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई हेल्दी है तो उसको मोस्टली ए लाइन शर्ट्स को यूज करना चाहिए, ए लाइन शर्ट्स, अच्छा ठीक है। ए लाइन शर्ट जो है वो आपके कर्व्स को थोड़ा प्रोमिनेंट कर देती है और लुक भी ठीक दे देती है। आप देख रहे हैं मैंने भी ए लाइन शर्ट पहनी हुई है, कह सकते हैं थोड़ी, लेकिन अगर कोई हेल्दी खातून जो है वो ये कट्स पहनेंगी, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, अगर वो ये कट पहनेंगी, आप देख रहे हैं कि ये तो पहले ही बहुत हेल्दी है, तो अगर वो ये पहन लेगी तो वो क्या लुक देगी, क्या उसका फैशन नजर आएगा, क्या उसकी बॉडी की वो जो है ना कट्स नजर आएंगे, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। अच्छा हाँ, अगर कोई हेल्दी खातून ये पहनेंगी, हाँ, शी लुक स्मार्ट, अच्छा ठीक है ना। सेकेंडली जो हेल्दी खवातीन है उनको मोस्टली प्लेन अच्छा, मैंने एक चीज और भी देखी है, छोटे प्रिंट्स उनको यूज करने चाहिए। एक चीज और भी मैंने देखी है कि जो हेल्दी खवातीन होती हैं वो ज्यादा लेयर और कट्स वाले पहन लेती हैं, कि वो इस तरह वो ये चाहती हैं कि वो मतलब ना चाहती हैं उनकी अपनी बॉडी के कर्व्स जो है ना वो छुप जाए, लेकिन वो ये नहीं समझती हैं कि ये पहनने से वो मजीद प्रोमिनेंट होकर हेल्दी लुक। तो अगर वो फिटिंग वाला पहनेंगी तो ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी? फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब लूज फिटिंग हो, हाँ, जो मतलब उनकी बॉडी कट्स को भी शो करती है और जो है ना शर्ट को भी एक शेप दे देती है। इस तरह के ड्रेसेस उन लड़कियों के लिए होने चाहिए जो स्किन हो, बिल्कुल स्लिम हो, टॉल हो, हाँ, छोटी हाइट पे ये सूट नहीं करेगा, हाँ, ठीक है। अच्छा हाँ, छोटी हाइट की बात की, आप बैठ जाइए। छोटी हाइट की बात की ना, तो छोटी हाइट पे क्या होता है उमूमन लॉन्ग शर्ट्स की अगर हम बात करें, लॉन्ग शर्ट में अगर छोटी हाइट है तो आप हील के साथ तो मोस्टली लोग यूज करते हैं, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, ये जो इस पे ये इस तरह होता है, क्या कहते हैं इस कपड़े को? ये ब्रोशे है। अच्छा, ठीक है, ब्रोशे पे हमने वेलवेट की पट्टी यूज की है, हाँ, सिंपल सी शर्ट है, लॉन्ग स्लीव्स दे दी हैं उसको। ये एक देखें पार्टी वेयर में और कैजुअल वेयर में दोनों में ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ ब्राइट कलर में कोई भी ट्राउजर दुपट्टा, दुपट्टा भी किसी भी कलर का ले सकते हैं, इसमें 3-4 कलर आ रहे हैं, पिंक भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं, मरून, पीच भी ले सकते हैं, सेम कलर में भी ले सकते हैं, सेम कलर में लेके आप उसके साथ दुपट्टे में ये रिबन्स या कोई ऐसा टच दे दें, और ग्रीन कलर में आप इसका जो है ना वो प्लाजो ले लें। अच्छा, इसके नॉर्मल रेंज क्या प्राइस होंगे? इसकी नॉर्मल रेंज ओनली 1800। सही, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हमारी प्राइसेस कितनी रीजनेबल हैं। बिल्कुल, हर आम आदमी की रेंज में है। कोई ये नहीं सोचेगा जी हमने किसी ब्रांड का कपड़ा नहीं पहना है। अगर क्योंकि वैसे भी आप बाजार जाओ, कपड़ा लो, बेल वगैरह लो, स्टिच कराओ, तो उतने ही चार्जेस हो जाते हैं। इतने ही चार्जेस हो जाते हैं, इससे ज्यादा हमारी जो ये कैजुअली है। अच्छा, ये जो रखा हुआ है पीच कलर का, ये जो पीच कलर का, इस पे ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी हुई है? इसके ऊपर ये है जी कश्मीरी कढ़ाई इसको बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हमने सर्कल्स में करवाई है कश्मीरी कढ़ाई, और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये नेट का काम है, ये हमने नेट बनाई है इसके अंदर, ये जो है अच्छा 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 ये नेट बनाई है। ठीक है, इसी तरह बैक पे भी है, फ्रंट पे भी है, फ्रंट पूरा दिया है। और अच्छा, वो जो बाजू पे हमने इसलिए दिया है कि फिर वो देखें वो बहुत हेल्दी लुक हो जाती है ना। अच्छा, वो भी एक ड्रेस वो जो बच्ची का नजर आ रहा है, ये क्या है? ये इसके साथ चूड़ीदार नहीं, ये इसके बराबर वाला, ये वाला अच्छा, ये वाला ये क्या कोई लहंगा है? जी, इसके नीचे लहंगा है। अच्छा, फुल आजकल बच्चियों का शौक भी लहंगा है, शादियों का सीजन चल रहा है। और ये जो उसके ऊपर हुआ हुआ है, ये दबका क्या कहते हैं? और ये दबके का काम है। कुंदन किसका कहते हैं? जी, कुंदन और दबका दोनों का काम है। इसके ऊपर भी देख रहे हैं आप, और ये हमने कपड़ा ही ये यूज किया है जिसके ऊपर मतलब खुद ही शिफॉन है। हाँ। ये स्टार्स में और इस तरह मुख्तलिफ आपको डिजाइन में मिल जाती है। इससे ये होता है कि अगर हम फुल शर्ट पे काम करवाएंगे बच्चे का सूट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। सही। तो आप कोई ऐसा फैंसी ड्रेस और उसको कंफर्टेबल भी फील नहीं होगा, तो कोई आप ऐसा मटेरियल यूज कर लें जिसको ऑलरेडी वो जो है फैंसी लुक दे रहा है, लुक भी दे और बच्चा इजीली पहन भी ले। अच्छा, इसमें भी दो ऑप्शन है कि अगर हम बच्चे के ऊपर काम करवाएंगे ये कुंदन का या कोई, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अच्छा, ये काला नहीं होता? ये काला नहीं होता। हाँ, ये काला नहीं होता है। ये मतलब अगर आप इसको बड़ी थोड़ा सा उसके बाद छोटी पहन ले, फिर उससे छोटी। बिल्कुल जी, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि माए अपने कपड़े जो हैं अगर कुंदन के काम के छोटे करा के अपने बच्चों के लिए जो है ना वो संभाल के रख लेती हैं कि कुंदन कभी भी काला नहीं होता। अच्छा सफिया, आप बैठे। अच्छा, मैं पूछूंगी आपसे, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास आया हो अपना डिजाइन खुद लेकर, अपनी क्रिएटिविटी? बिल्कुल जनाब, अपनी क्रिएटिविटी भी लेके आते हैं, और कुछ लोग अपने डिजाइन में चेंजेस के लिए भी आते हैं। जैसे अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि मदर्स आती हैं, तो एक मेरे पास शादी का ऑर्डर ऐसा आया था जिसमें मदर अपनी शादी के कपड़े लेके आई थी और उसमें कुछ चेंजेस चाहती थी। अच्छा, अपनी शादी के कपड़े लाई थी? और अपनी शादी के कपड़े लाई थी। हाँ। उनकी बेटी यंग थी अब। हाँ। तो वो चाह रही थी कि
जो आजकल का फैशन है उसके मुताबिक इसमें कुछ चेंजेस कर दी जाए, कपड़ों को स्टाइल दे दिया जाए। सही सही। तो हमने फिर उसको जो है ना चेंज करके डिजाइनिंग जो है वो उनकी बनाई थी। सही। वो हालांकि चेंज करना, डिजाइनिंग करना ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाता? बहुत एक नॉर्मल स्टिच करने से ज्यादा ये डिफिकल्ट हो जाता है? ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको एक टोटली नई लुक देना। अच्छा, क्या मद्देनजर रखती हैं जब कैजुअल वेयर बना रही होती हैं, तो उस वक्त आपके जहन में क्या होता है? कैजुअल वेयर बनाते वक्त हम मोस्टली वर्किंग लेडीज को जो है ना वो मद्देनजर रखते हैं। हाँ, जो ऑफिस वगैरह जाती हैं। हाँ सही। आप देखते हैं कि जिस एटमॉस्फेयर में वो लोग काम करती हैं, जाके उनको डेली ज़ाहिर जरूरत पड़ती है, उनको कंफर्टेबल भी हो और कलर्स में भी थोड़ा सा मतलब डिसेंट लुक आती हो, काम भी बहुत हैवी ना हो, क्योंकि डेली जब आप काम के लिए तो फिर तो आप इतना हैवी नहीं पहन सकते ना, और दिन के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, और दिन में बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। और कपड़े आपके जो है ना, जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट में निकलते हैं तैयार होकर, तो कोई ऐसा ड्रेस होना चाहिए कि जिसके साथ बहुत ज्यादा ज्वेलरी की भी जरूरत ना पड़े। सही। बहुत ज्यादा मेकअप करने की भी जरूरत। मोस्टली आप देखेंगे वर्किंग लेडीज लिपस्टिक लगाती हैं और निकल जाती हैं। सही। तो उसके लिए कोई ऐसे सिंपल लेकिन अच्छी लुक में ड्रेसेस होने चाहिए। जैसे आपने ये देखिए, ये पिंक शर्ट है, ये रेड है, और इसी तरह से इधर एक फिरोजी है, ये जैसे हमने कश्मीरी कढ़ाई वाले को डिस्कस किया था, वो बैक में एक है। तो इस तरह के जब ड्रेसेस आप पहन के निकलते हैं तो इसके साथ आपको बहुत ज्यादा जो है वो टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता अपनी तैयारी में। अच्छा, पार्टी वेयर की बात की जाए तो वो फिर आप क्या, मतलब आप ये मद्देनजर रखती हैं, बर्थडे पार्टी है या कोई वैसी सेरेमनी है, मतलब इस तरह? बिल्कुल इस तरह इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाता है। जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं कि अच्छा, मैंने देखा आपके ड्रेसेस में ना एक डिसेंट सी है, बट ये कि बहुत ज्यादा हैवी काम नहीं है। अब तो क्या लोग डिमांड करते हैं आपसे? बिल्कुल, लोग ज्यादा यही डिमांड करते हैं। अच्छा। अब वो दौर खत्म हो गया कि जब बहुत हैवी ड्रेसेस पहने जाते थे, कि खवातीन जो है वो चाहती हैं इजी रहना, ठीक है ना, कंफर्टेबल फील करना चाहता है ना हर इंसान। अच्छा, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि जैसे जो मोटे लोग होते हैं वो इस तरह ए लाइन की शर्ट पहने, बिल्कुल ठीक, ज्यादा फिटेड ना हो। अच्छा, और जो अगर बात की जाए जिनकी हाइट छोटी है, जिन लड़कियों की, क्या शॉर्ट शर्ट पहने, लॉन्ग शर्ट पहने? क्या लॉन्ग शर्ट पहने, हाई हील यूज करें, उसके साथ जो है ना प्लाजो यूज ना करें, क्योंकि एक आप हाइट छोटी है, प्लाजो पहन लिया है, नीचे से फ्लैट शूज पहन लेती हैं तो वो बिल्कुल दब जाती हैं। आप अपनी शर्ट को कोई भी स्लिम सी वो शेप दें, ए लाइन में दे लें, या आप फ्रॉक में दे लें, या मतलब पेटल्स उसमें पैनल्स में दे लें, कोई भी लुक उसको दे लें। उसके बाद उसके साथ आप कोई टाइट चूड़ीदार पजामा या कोई ट्राउजर या ऐसी चीज को यूज में लाएं ताकि वो आपको बिल्कुल खुला ना कर दे। एक ही लाइन आपकी आ जाएगी। हाइट छोटी है, खुले खुले कपड़े पहन लिए, नीचे से फ्लैट जूते पहन लिए, वो बिल्कुल छोटी हाइट नजर आने लग जाती है। अच्छा, समटाइम फिर ये भी होता है ना कि लड़कियां तो कर लेती हैं फैशन, फिर जो उनकी अम्मियाँ वगैरह होती है ना, उनको भी थोड़ा होता है, उनको ये होता है कि नहीं भाई मैं तो अब बुढ़ी हो गई हूँ, मैं ये क्या पहनूंगी, या मैं, और कुछ ऐसा होता है जिन खवातीन का दिल भी चाह होता है वो नहीं पहन रही थी, उनको क्या सजेस्ट करती हैं? किस तरह के सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए, कैसी एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए जो उनकी एज से भी मैच करे ना, ऐसा ना लग रहा हो कि बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो एज हो गई है, अभी हमने रिसेंटली एक अपना किया था, फंक्शन किया था जिसमें हमने ओवर 50 खवातीन को लिया था, और उनको हमने पूरा सजेशन दी थी कि उनको किस तरह से ड्रेसिंग करनी चाहिए, कौन से कलर्स पहनने चाहिए। ये कोई चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप अगर अबव 40 या 50 हो गए तो आप लोग ड्रेस बिल्कुल छोड़ देंगे, जी अब तो हम बुढ़े हो गए हैं, हमें ये जो है ना बस ये फेयर कपड़े पहन लेने चाहिए या ऑफ वाइट पहन लेने चाहिए, और बस दुपट्टे जो है ना वो सरों पे ओढ़ लेने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, हर तरह के लोगों का दिल होता है, आपको पहनने चाहिए। आप सॉफ्ट कलर यूज करें, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट ग्रे हो गया, ग्रे है, सिल्वर है, और ऑफ वाइट भी है, पिंक है, पीच है। ये सारे कलर जो है ना खवातीन को पहनने चाहिए, क्योंकि जब आप कलर्स पहनेंगे तो आपके अंदर थोड़ी सी कौन सा फैब्रिक, जब डिजाइनिंग कर रही होती है पहले कौन सा फैब्रिक आता है जो आपको लगता है कि हर चीज में कंफर्टेबल होता है? आई थिंक सो कॉटन जो है उसमें लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, ये तो कैजुअल हो गया। अगर पार्टी वेयर की बात करें उसमें शिफॉन, पार्टी वेयर में शिफॉन बेस्ट है, ऑर्गेन्जा बेस्ट है, और इसके अलावा जो है जामावार बेस्ट है। ये जो है तीनों में लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, और जामावार तो खुद एक इतनी अच्छी लुक दे देता है पार्टी वेयर में कि खुद ब खुद बंदे का दिल चाहता है कि हाँ जामावार हाथ में पकड़ लिया तो किसी पार्टी में चलना चाहिए। अच्छा, साड़ी के हवाले से बताइए कि मतलब कुछ साड़ी वगैरह भी कुछ? बिल्कुल, मेरे पास साड़ियों की भी बहुत अच्छी रेंज है। साड़ियों में जो है काम भी चल रहा है, एम्ब्रॉयडरी भी चल रही है, और फैंसी साड़ीज भी चल रही हैं। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है जो साड़ियाँ, मतलब साड़ी का एक डिज़ाइन तो एक डिफरेंट चीज़ है, उसे पहनने वाले पे भी काफ़ी डिपेंड करती है कि वो उसे कैसे कैरी करता है? बिल्कुल, उसको कैरी करना आना चाहिए। साड़ी बिल्कुल, हमारे माशरे में कुछ लोग ये समझते हैं कि साड़ी कपड़ा लपेट लिया। हाँ, साड़ी का पहनने का एक अपना स्टाइल है। हाँ, साड़ी अच्छी लुक देती है स्लीवलेस के साथ,
काफी सारे लोग नहीं पहन सकते। काफी सारे जो लोग नहीं पहन सकते वो कोशिश करें। अच्छा, नॉर्मली लोग इसके लिए फुल ब्लाउजेस भी सिलवा लेते हैं, वो लोग बिल्कुल सिलवाएं फुल ब्लाउज, लेकिन जब आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते तो अपने बाजू लाइट रखें, शिफॉन में रखें, नेट में रखें, ठीक है ना, ताकि जो आपके ब्लाउज का मटेरियल है वही आप बाजू में यूज नहीं करें, वो बहुत हैवी लुक दे देता है। सही। साड़ी भी उसी मटेरियल की है, ब्लाउज भी उसी मटेरियल में जा रहा है और बाजू भी उसी मटेरियल में जा रहे हैं, वो बहुत थिकी हो जाता है। थोड़ा लाइट लुक लेने के लिए आप ये करेंगे कि अपने स्लीव्स को थोड़ा लाइट रखें, ठीक है, वो आप स्किन कलर में ले लें, सही, ठीक है ना, आप व्हाइट में ले लें, ऑफ व्हाइट में ले लें, जो लाइट, ये बहुत लाइट कलर्स भी तो हो जाते हैं, फिर इनको कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? एक तो जिन पे धब्बे जल्दी पड़ जाते हैं, निशानात, फिर प्रॉब्लम बड़ी हो रही होती है। ड्राई क्लीनर्स है ना, हाँ, नहीं ऐसे होता है ना, सम टाइम ऐसा होता है, फेस करनी पड़ती है लोगों को, लेकिन ये कि कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, फैशन अगर करना है तो फिर आपको ये सारी चीजें। अच्छा, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लैक नॉर्मली ऐसा होता है, जब भी कोई होता है उनका ये होता है कि जी ब्लैक में हमें मिले, ब्लैक में मिले, तो आपके पास स्पेसिफिक कोई ऐसा कलर आता है जिसके लिए हो कि नहीं ये कलर चाहिए? ब्लैक, पिंक, रेड और रॉयल ब्लू, ये बहुत डिमांडिंग कलर हैं, क्योंकि आप देखें मोस्टली फंक्शन जो होते हैं वो रात में होते हैं, रात में ब्राइट कलर चलते हैं। सही। अच्छा, तो कभी किसी ब्राइट का जो है आउटफिट आपने रेडी किया हो? जी बिल्कुल, हमने आउटफिट रेडी किया है ब्राइड का, बल्कि पूरी ब्राइड क्या, आप जिसको हम बरी कहते हैं, वो पूरी की पूरी रेडी की है। तो क्या चीज मद्देनजर होती है? क्या वो खुद अपने कलर कॉम्बिनेशन बता देते हैं? कुछ लोग बता देते हैं, कुछ टोटली हम पे छोड़ देते हैं कि मतलब आप, वो तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पता नहीं अब उसके उस पे, तो उसके लिए मिनट उसकी राय लेनी पड़ती है? हाँ, डेफिनेटली राय लेनी पड़ती है, चेक करवाना पड़ता है, वो भी हमारे साथ टच रहते हैं, उसमें फिर डिस्कशन में सारी चीजें हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई ऐसा क्रॉनिक किस्म की फेस करनी नहीं पड़ी। तो कोई ऐसा कभी ऐसा हुआ है, कोई डिजाइन ऐसा देखा हो तो फिर उसके बाद फौरन क्यूरियोसिटी लग गई हो, नहीं जी ये बनाना है जाकर? बिल्कुल ऐसा होता है। तो डिजाइन कभी कॉपी करती हैं या उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी कॉपी नहीं करते? अगर कोई डिजाइन अच्छा लगता है, कुछ डिजाइन अच्छा लग जाता है, क्रिएशन अच्छी लगती है, तो हम उसको एडमायर करते हैं और उसको थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ खुद फिर करते हैं। सही। कितना टाइम लगता है अगर आप एक ड्रेस का डिजाइन आपके माइंड में आया है, उसके बाद वो ड्रेस रेडी होने तक कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली लगता है? अगर तो फुर्सत है और जोश जवां है तो फिर मेरा हाल है एक दिन में हम एक ड्रेस फैंसी में तैयार करवा लेते हैं। सही, ठीक है ना, सारा बैठा हुआ है, बास का होता है कि ये डिजाइन अभी के अभी बन जाएगा तो फ्रेश में ज्यादा निकल जाएगा, अगर हमने इसको थोड़ा स्टॉप कर दिया तो मे बी बास का माइंड चेंज हो जाता है। कौन करता है शॉपिंग इसकी, कपड़े की और इसकी उसकी, ये सब खुद सारा काम? बिल्कुल, ये मैं खुद जाती हूँ, साथ मेरे टेलर्स और सारे वो होते हैं, ताकि मेजरमेंट वगैरह लेके उसी वक्त जो है ना उसी हिसाब से हो जाए। सही। अच्छा, अभी नाउ डेज किस किस्म का फैशन चल रहा है, जो है लड़कियां भी और वो मोटे दुबले पतले लंबे सब जो है, वो ऐसा भी तो ड्रेस होना चाहिए ना जो हर कोई बंदा जो ऐसे फैशन को फॉरन ग्रैब कर ले। ये जो राउंड शर्ट्स चल रही हैं नीचे से, ये आजकल इन है। अच्छा, राउंड खवातीन में भी हैं और गर्ल्स में भी हैं, ठीक है। तो इसके नीचे उमूमन क्या पहना जाता है? चूड़ीदार पहना जाता है, जीन्स? क्या इसके साथ जीन्स भी अच्छी लगती है, इसके साथ चूड़ीदार भी अच्छा लगता है, इसके साथ जिसको आप मतलब ट्राउजर भी बोलते हैं वो भी है इसके साथ। अच्छा, मतलब ये लॉन्ग में भी नहीं आ रहा, शॉर्ट शर्ट में भी नहीं आ रहा, एक नॉर्मल की शर्ट जिसका गोल दामन है, बिल्कुल गोल दामन है, ठीक है। और इसी नॉर्मल शर्ट में जो आजकल इन है, आप फ्रंट इसका थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, लेंथ इसकी बैक से यही रहेगी, वो अच्छा, फ्रंट से थोड़ी छोटी हो जाएगी और बैक से वो थोड़ी वैसी रहेगी, जैसे आपने मुझे भी इस तरह की एक शर्ट दिखाई भी थी। पिंक आपको हाँ, एग्जैक्टली ये रही आपने ये तो खैर ज्यादा टेल दी है इसमें हमने, लेकिन जो अभी मैं जिक्र कर रही हूँ उसका फ्रंट जो है वो बिल्कुल छोटा, जैसे हम गोल दामन वाला, बिल्कुल गोल दामन वाला, जैसे हम जो है ओपन शर्ट्स पहनते हैं। सही। तो वो उसका फ्रंट जो है वो बहुत छोटा होता है, पैंट के साथ इतनी लुक देता है, हाफ लुक देता है, और बैक उसकी जो है ना वो पूरी लेंथ के साथ आ रही है, तो ये होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इतना टाइम आपको मिल जाता है कि आप इतनी डिज़ाइनिंग करके, क्योंकि आप कहीं कपड़ा भी खुद ही परचेज करती हैं, फिर डिज़ाइनिंग भी खुद ही करती हैं, एम्ब्रॉयडरी भी, स्टिचिंग भी सर पे खड़े होकर करवाती हैं हमारा ना, तो पूरा मतलब आप इतना हो जाता है, या कभी ऐसा हुआ है कि भाई मैं नहीं हूँ तो आपके पीछे भी मैनेज हो गया? बिल्कुल, मेरी जो एडमिन है वो मेरा काफ़ी हेल्पिंग हैंड है। अगर मैं ऐसी फेडअप हो जाती हूँ तो हम उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि ये कपड़ा पड़ा है, सारा कुछ हमारे स्टोर में भी होता है ना कपड़ा पड़ा हुआ, तो ये जो अभी मटेरियल पड़ा हुआ ना, आप इसमें से कुछ ड्रेसेस जो है तैयार करवा लें, क्योंकि डिजाइनिंग हमारी बनी होती है, हमारे पास फेसबुक पे होती है, उसको हम हिंट दे देते हैं कि ये सूट आपने जो ना वो रेडी करवाने। अच्छा, कितने अरसे के बाद जो है वो आप एक नया डिजाइन क्रिएट करती हैं? कितना टाइम पीरियड है हमारे लिए? हमने एक अपनी मैनेजमेंट बनाई हुई होती है, मंथली हमारा ये होता है कि हम कुछ डिजाइन करके अपना फाइल्स बना लेते हैं।
मंथली? अच्छा, उसके लिए क्या सर्चिंग आप लोग करते हैं? क्या इसमें जो है लोगों की भी राय होती है कि इस सीजन में ये कलर इन है, बहुत ज्यादा लोग ये पहनना पसंद कर रहे हैं, मतलब लोगों की चॉइसेस को मद्देनजर रख के? जब हम निकलते हैं तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। जब हम फंक्शंस करते हैं, वो एग्जीबिशंस करते हैं, तो वहाँ से हम लोगों के व्यूअर्स लेके आते हैं। तो उसी चीज़ को जहन में रखने के बाद हम जो है नेक्स्ट अपनी क्रिएशन जो है वो निकालते हैं। अच्छा, सर्दियों की तो हमने बात कर ली। अगर हम सर्दियों में लाइट कलर्स पहनते हैं, फिर थोड़ा मौसम आता है जो सर्दी भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, थोड़ा हब्स भी होता है, हाँ मिक्स मौसम होता है, खजा सा कह लें आप, उसमें किस तरह के कलर्स जो हैं वो लोगों को पहनने चाहिए? खजा में आप देखें पत्ते झड़ रहे होते हैं, तो लोगों के अपना जो अंदर के मौसम होते हैं ना, वो थोड़े डल हो जाते हैं। तो फिर डल ही पहन लेंगे तो आप डल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो उसमें बहुत ऐसे ही कुछ कलर होता है, बिल्कुल ऐसे ही डल कलर होते हैं, जिस तरह जब मैं आज बहुत डल लग रही हूँ। ये कलर का फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है। ये डल नहीं है कजन, ये कलर जो है ये डल नहीं है। हाँ। ये जो कलर है इसके नीचे जो आपने कलर को डल होने के बावजूद नीचे जो आपने ऑरेंज शेड यूज किया है या पिंक शेड यूज किया है आपने, वो इसको बड़ी ब्राइट लुक दे रहा है। अच्छा। फिर जो आपने देखा आपने कॉलर को ब्लैक और ब्लैक दुपट्टे का टच दे दिया, इसने इसको और जो है ना वो डिजाइनर के सामने बैठी हूँ आज तो पूरी जो है डिटेल में तो उसने इसको एक अच्छी ब्राइट लुक दे दी है कि डल होने के साथ साथ मौसम को भी वो कॉपी कर रहा है और वो आपकी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर रहा है। अच्छा, तो फिर किस तरह का, अगर खजा का मौसम हो, किस तरह के? खजा के मौसम में देखें यही है कि जैसे आपने ये नीचे पिंक कलर शेड यूज़ किया हुआ है, ये यूज़ हो जाता है। एक येलो कलर होता है, एक जो है वो मस्टर्ड शेड में भी आ जाता है। इस तरह के जो कलर होते हैं जो ना बहुत शार्प होते हैं ना बहुत डल होते हैं, इनको आप अपने इस्तेमाल। और गर्मियों का मौसम आए तो? गर्मियों में लाइट जितना हो जाए उतना। तो वही सर्दियों में भी लाइट? सर्दियों में लाइट नहीं है, सर्दियों में मैंने आपको कहा ब्राइट कलर। अच्छा, ब्राइट कलर, रॉयल ब्लू ब्राइट है, फिरोजी ब्राइट है और रेड ब्राइट है, ये सब ब्राइट कलर्स हैं। सही, ठीक है, लेकिन बहुत शार्प ब्राइट कलर नहीं, जैसे अनार रेड कलर होता है वो वाला यूज नहीं करना चाहिए। वो फिर किस मौसम में यूज करना चाहिए? वो जब आप देखें कि धूप खिल रही है, वो मोस्टली कराची के लिए बना ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। वो तो लाहौर का कलर है। लाहौर में भी तो जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, हाँ। वहाँ आप अगर अनार की तरह बहकता हुआ कलर पढ़ लेंगे तो वो आपको चल जाएगा। यहाँ अगर सुबह में सर्दी होती है तो दोपहर में वही धूप होती है। सुबह भी पूरी तरह निकली होती है, मतलब अभी पीक पे होती है और फिर उसके बाद फौरन सूरज भी सर पे आ चुका होता है। तो उसमें अगर आप ये सुबह मौसम देख के ये वाला कलर पहन के बाहर निकल जाएंगे तो दोपहर तक आप लोग, अच्छा एक होता है ना, हमें भी कोई कलर पसंद होता है, हम वो चीज पहन रहे होते हैं, लोग जो है वो आसपास के जो लोग होते हैं उनको वो चीज पसंद नहीं होती तो वो उसको भी टॉन्टिंग करते हैं। तो हमेशा ड्रेसिंग करते हुए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप खुद तो अच्छे लग रहे हो अपने आप को ही, आसपास के लोगों को भी जो है वो आप अच्छे लगो। एक्चुअली मैं खुद ये कहती हूँ कि जब आपने कहीं जाना हो ना, थोड़ी देर पहले तैयार हो जाए। हाँ, वो तो हो नहीं सकते ना औरतों, थोड़ी देर पहले तैयार हो जाए, कोई 20-25 मिनट का गैप अपने आप को दे दें। जब आप 20-25 मिनट के बाद अपने आप को दोबारा उस ड्रेस में देखेंगे मिरर में खड़े होके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रेस मेरे पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, ऑनलाइन सफिया आपने बताया स्टोर तो है, वैसे कोई आपका यहाँ पर स्टोर खोलने का कोई इरादा है कराची में या कराची से बाहर? हाँ, शायद मेरा इरादा है यूएई में। यूएई में? मेरी एक फ्रेंड है, वो चाह रही है मेरे साथ कोलैबोरेशन करना। अच्छा। तो इंशाल्लाह वहाँ, और इसी तरह यूएसए में मेरी एक रिलेटिव है, वो करना चाह रही है मेरे साथ। तो यानी कि अनकरीब जो है वो अनकरीब इंशाल्लाह ताला हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। हो गया तो आपको जरूर हम इन्फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया सफिया, आपसे बड़े मजे मजे की बातें हुई, ड्रेसेस पे बात की, कलर्स पे बात की, लोगों की पर्सनालिटीज पे बात की कि उनको किस तरीके का फैशन, किस तरीके के ड्रेसेस जो हैं वो पहनने चाहिए जिससे वो और खूबसूरत लगे। क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी जो होती है, ड्रेसेस वो तो होती है जो वो हैं, बट ये कि आपका सबसे पहले जो आपका जाहिर है वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अगर वो थोड़ा अच्छा होगा, डिसेंट होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर कर सामने आएगी। तो व्यूअर्स, ये जो थी सफिया अम्मार थी, जिनसे हमने ड्रेसेस के हवाले से, आउटफिट के हवाले से बात की। और जो है इसी तरह जिन गेस्ट से आप मिलना चाहते हैं उनको हम बुलाते रहेंगे। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके अंदर भी कोई हिडन टैलेंट मौजूद है और आप वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक का पेज है thelifetv.tv, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कराइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है thelifetv.tv, वहाँ पर भी जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। मेरी टीम यकीनन आपसे जो है वो कांटेक्ट करेगी। तो फिर कल फिर देखना मत भूलिए लाइफ की सुबह। तब तक के लिए सना फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।